Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss NEET UG 2021 physics solution that was held on 12 of September 2021, right? So हम सिर्फ फिजिक्स का पार्ट देख रहे होंगे, फिजिक्स सॉल्यूशन देख रहे होंगे। और थोड़ी सी जानकारी मैं ये बता दूं कि पेपर आप कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस अबव एवरेज थे, लेकिन कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान थे। और जो नॉर्मली आप लोग अपने डीपीपीज या फिर शीट्स यूज़ करते हैं, लगभग हर एक कोचिंग में एक ही मटेरियल पड़ा रहता है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे जो सीधे उठाए जा सकते हैं या उनके अंदर वैसे वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर किसी ने 2-3 कोचिंग का मटेरियल भी यूज़ किया होगा और इसकी एक्यूरेसी बहुत सही रही होगी, आई एम श्योर हिल और शील बी गेटिंग गुड मार्क्स। फिर भी जिन लोगों के लिए जाने अनजाने में से ही छोटी मोटी गलतियों से अगर पेपर सही नहीं हुआ है, तो उनके लिए हिदायत है कि प्लीज़ गो थ्रू द सोल्यूशन एंड वहाँ से आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं करके आया हूँ या आई हूँ, जिससे मेरा पेपर और अच्छा हो सकता था अगर मैं उसको नहीं करती। तो बिना किसी देरी के हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व करें। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो भी सॉल्यूशन रहा है उसके अंदर मैं क्वेश्चन से उनको मैं करवा रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इफ ई एंड जी, बहुत सिंपल। सबसे पहले जो भी कोड आपके पास रहा होगा, वी आर नॉट नोइंग फॉर दैट, बट स्टिल इफ द थिंग्स आर देयर इट मीन्स वी कैन सॉल्व इट, राइट? So if E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E and G has a dimension of E and G नहीं, sorry, the question है E by G, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। E by G की डायमेंशन क्या होगी? देखो कुछ बच्चों ने इसको कैसे किया होगा, E की डायमेंशन लिख दी होगी, G की रख दी होगी। जिनको E की नहीं आती है वो ध्यान में भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हो। तो E की होती है m1 l1 l2 t माइनस 2, और G की आप निकाल सकते हो न्यूटन्स वाले फॉर्मूले से, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं आप ऐसे मत करें, तो स्मार्ट लोग ऐसे करेंगे। मैं जानता हूं ग्रेविटेशन के अंदर एनर्जी क्या होती है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर नहीं आर। तो यहां से E बाई जी को सीधा आप यहां ले लो तो क्या आएगा, m1 m2 बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा, m2l माइनस 1, ये डायमेंशन हो जाएगी। तो m2l माइनस 1, तो 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। खैर आगे बढ़ते हुए दूसरा ध्यान से देखें, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस राइट, हाँ, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L and capacitor of capacitance C and a resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential V volts as shown in the figure. Potential difference across LC is 40, 10 and 40 respectively. The amplitude of the current, याद रखें amplitude of current क्या होता है, amplitude of current होता है I नॉट, I मैक्स की वैल्यू, LCR सर्किट इज 10√2, दिस इज 10√2। तो I नॉट की वैल्यू दे दी हमें 10√2 एम्पियर। द इंपेडेंस ऑफ द करंट सर्किट इज, देखो Z पूछा आपसे, इंपेडेंस होता है Z। तो इस वाले क्वेश्चंस को करने का आप लोगों को एसी में पढ़ाया जाता है। जब भी ये आए तो आपको क्या वोल्टेज ट्रायंगल बनाना होता है। सबसे पहले वोल्टेज ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, सबसे पहले ये जो होता है ये VR होता है, और ये कितना है 40 वोल्ट है, ये रहा। ठीक है, फिर आपको पता है कि जो VL और VC होते हैं वो इसके परपेंडिकुलर होते हैं, एक 90 डिग्री पीछे एक 90 डिग्री आगे। लेकिन आप कहीं भी कर लो, कोई इशू नहीं है इसमें। जैसे मान लो ये VC और ये क्या लो VL, होना नॉर्मली ऐसे ही चाहिए। तो VL कितना है, VL है, कहाँ गया VL, 40 वोल्ट, तो 40 वोल्ट। और ये कितना है 10 वोल्ट। तो ले दे के इसका वोल्टेज ट्रायंगल कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर नया बनाएंगे, ये 40 वोल्ट और ये कितना 30 वोल्ट, ये कितना है VL माइनस VC। अब इनका आप क्या कर लो, वेक्टर फेजर बनाने के बजाय आप सीधा क्या कर लो, वेक्टर की तरह ऐड करते हैं इनको। तो इनको आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, ये 40 है ये 30 है, तो बोलो ये कितना आएगा 50। इसका मतलब है V जो है, जो नेट V है, या जैसे V RMS कहते हैं, वो कितना आया, वो आया 50। बोलो आया कि नहीं आया? और आप जानते हो Z बराबर क्या होता है, V RMS अपॉन I RMS। बोलो होता है कि नहीं होता? और पूछा गया इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, तो अब V RMS कितना आ गया 50। लेकिन यहां पे ये वैल्यू अगर आपने रख दी, ये I RMS नहीं है, तो आप जानते हो I RMS जो होती है वो क्या होती है, I नोट बाई √2। तो आप √2 से इसको डिवाइड करोगे तो 10√2, दिस इज द इंपेडेंस मैक्सिमम करंट। इसको आप √2 से डिवाइड कर दो तो भैया 10 आया कि नहीं आया? तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 5 आ गई, सिंपल। तो ऑप्शन 5 ओम आ गया। तो यहां से आपको क्या रखना था, सिर्फ वोल्टेज ट्रायंगल बनाना था, वन ऑफ द सिंपल प्रश्न। ऐसे तो सबसे पहले हम पढ़ाते ही हैं, सेम यही चीजें करवाते हैं। तो 10 वोल्ट 5 ओम आएगा, इंपेडेंस यानी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टर, राइट, रेजिस्टेंस। तो आपको ऐसे सीधा, कुछ लोग इसको जोड़ देते हैं, बोले 40 40 80 90,
बोल 90 तो ये भाई एसी में नहीं होता, ये तब होता है जब सबकी फेज बराबर हो। जब आप एसी सोर्स लगाते हो, मैं गलत बोल गया शायद, एसी में नहीं होता जब आप डीसी सोर्स लगाते हैं तब इन वोल्टेज को जोड़ देते हैं। आपने देखा होगा ना, एक रजिस्टर R1 फिर R2 फिर R3 और इसके आप वोल्टेज लगाते हो तो 20 और 10 30 और 10 40, तो उन सब का जोड़ देते हो, वही वोल्टेज होती है ना बेटा। एसी में नहीं होती है। एसी के अंदर क्या होता है, इन सब का आपको क्या जोड़ना पड़ता है, फेजर के हिसाब से या वेक्टर के हिसाब से ऐड करना पड़ता है। खैर ये क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने इस साल फिजिक्स पढ़ी थी, इसलिए हम कोई ज्ञान नहीं पेलेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आंसर करने पे हमारा ध्यान रहेगा। खैर नेक्स्ट वाला क्या है, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन। एक बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, एन है, फ्रीक्वेंसी एन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, देखो सिंपल बताता हूँ, ध्यान से देखो, कुछ लोग पता नहीं इसको कैसे कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है कि नहीं, क्योंकि मीन फोर्स 0 होता है। और यहाँ से गया तो यहाँ पे कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हुई कि नहीं हुई मैक्सिमम। हाँ, यहाँ से पलटी मारा वापस इधर तो कितनी हुई, 0, राइट। और फिर आप एक चक्कर कब होता है, ये मैक्सिमम गए अपोजिट साइड में जाएगा तो भी बोलो कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हुई कि नहीं हुई, अरे बोलो हुई ना, हाँ चलो हुई। और फिर यहाँ पे आगे वापस कितना हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो एक चक्कर जब आप मार रहे हो, एक चक्कर पूरा, एक कंप्लीट चक्कर हुआ, इसको कंप्लीट चक्कर कहते हैं। जहां से चला वहां पे वापस आ जाना, उसे कंप्लीट चक्कर बोला। तो आप बताओ आपकी जो वैल्यू है वो 2 बार मैक्सिमम हुई कि नहीं हुई 0 से, हाँ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2n हो गई। कहाँ गया 2n, तो आंसर आ जाएगा 3। इसको कई लोग ऐसे भी करते हैं, x बराबर मान लो आप a sin ओमेगा t, बोलो कहते हो कि नहीं कहते। और आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखो तो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब आप इसका एवरेज वैल्यू लेते हो, ये स्क्वायर वाला इसके 2 में आ जाता है तो 2 टाइम हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स बच्चों समझ में कम आता है। आई होप ये तरीका जो था ना, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी, एक चक्कर में कितने बार वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रही है। तो बताओ 2 बार हुई कि नहीं हुई, तो यही आंसर है कि 2 टाइम। ये तो बहुत जगह मेरे हिसाब से जो लोग पढ़ाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो सबसे पहले इस बात को बताते हैं, हर एक सीट में ये प्रश्न मिलता है। खैर नेक्स्ट, ये थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर, ये बहुत सिंपल है, एकदम नोट से उठाएगा सवाल है, एकदम डिटो, ठीक है। ऐसा जब टीचर पढ़ाते हैं मैग्नेटिज्म में हमेशा करवाया जाता है, सिलेंडर का जब करवाते हैं ना तब, तो एम्पीयर सर्किट लॉ से हम इसको क्या करते हैं, प्रूव भी करते हैं। जब आपके ध्यान से देखो, ये करंट ऐसे जाती है, इसके अंदर पूरे में जा रही है ऐसे करंट, तो जब आप बाहर लेते हो मैग्नेटिक फील्ड तो क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बोलो आता है कि नहीं आता। और जब आप सॉरी यहाँ आर दूरी पर लेते हो तो हाँ, और ये आता है आर, इसका मतलब, और जो सरफेस पे लोगे तो वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, एम्पियर सर्किट लॉ से आप सर्किट पूरा से बना लो। तो जब आप वायर से बाहर चले जाते हो ना, तो ये बी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर से बाहर। तो वायर से बाहर आप देखोगे तो इसका मतलब है मेरे पास कि ये चीजें यहां तक आई। लेकिन जब आप अंदर बात करोगे ना कहीं भी यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा करंट है वो क्या नहीं होती है, पूरी करंट नहीं होती है, ठीक है। कुछ करंट का हिस्सा यहां भी रह जाता है कि नहीं रह जाता। तो हम यहाँ पे करंट डेंसिटी निकालते हैं I बाई ए, ये होता है। और यहाँ पे इसमें जो इस वायर में सिर्फ करंट निकालनी जो होती है वो कैसे निकालेंगे, J इंटू एरिया, और यहाँ का जो एरिया है वो करंट डेंसिटी है J, एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर डैश का स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा। और जो आर डैश क्या बेटा, इसकी त्रिज्या है, इसकी रेडियस है, ये वाली आर डैश है। तो यहाँ पे जो म्यू नोट है और उसमें आई है, उसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा J, और ये कितनी 2 पाई आर, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 पाई आर, बोलो क्लियर है क्या। हाँ, अब दूसरी बात कि म्यू नॉट जे, जे की वैल्यू बेटा आप यहां से रख दो, जे की वैल्यू आप यहां से रखोगे तो नहीं सॉरी आई की वैल्यू रख दी, और आई की वैल्यू आएगी जे पाई आर डैश का स्क्वायर, ये आर डैश है बेटा 2 पाई आर डैश, यहां से आर डैश से आर डैश का स्क्वायर कट गया। तो बताओ आर डैश ये रेडियस थी, ये दूरी थी, तो यहां से बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ गया क्या। तो वायर के अंदर जब तक रहते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो जैसे जैसे दूर जाओगे ना वैसे वैसे बढ़ेगा। लेकिन अगर बाहर निकल गए तो यह क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप साफ सोच के देखो, ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, ये ग्राफ भी नहीं हो सकता, और ये ग्राफ नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे पास डी वाला ग्राफ है वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें यहां वाले पॉइंट तक ये लीनियरली बढ़ रहा है, बट इसके बाद में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह घट रहा है।
इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको डी ग्राफ को मैं या 4 नंबर ग्राफ को मैं सही मानूंगा। तो ऑप्शन भी कहाँ, ऑप्शन दिया नहीं, 4 नंबर होगा। तो ये पूछा है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ड्यू टू केबल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल रिप्रेजेंटेड। सिंपल पर्सन, एकदम स्टैंडर्ड सवाल, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स। एक न्यूक्लियस है बेटा, और वो क्या करता है, 240 उसका क्या बेटा एटॉमिक नंबर है, मतलब 240 नंबर एटॉमिक नंबर है, और ये क्या करता है, 2 हिस्सों में टूटता है। क्यों टूटता है आपको पता है क्या? क्योंकि इनके पास स्टेबिलिटी नहीं है। न्यूक्लियस टूटते तब है जब स्टेबिलिटी गेन करनी हो, और न्यूक्लियस जुड़ते भी तब है जब उनको क्या करना हो, स्टेबिलिटी गेन करना हो। ध्यान रहे। तो बेटा अपने आप जो चीज होती है ना, वो टूटती है क्योंकि उससे स्टेबिलिटी गेन करनी है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड, अनफ्रेगमेंटेड का मतलब समझा क्या? अनफ्रेगमेंटेड का मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और न्यूक्लियंस है कितने, 240। तो एक न्यूक्लियन की एनर्जी कितनी, 7.6। तो बेटा 7.6 एक न्यूक्लियन की एनर्जी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करते बेटा 240 से, बताइए टोटल बाइंडिंग एनर्जी नहीं है क्या जब वो टूटा नहीं था? हाँ सर। अब ध्यान से देख, जब वो टूट गया तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी ज्यादा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चैप्टर, न्यूक्लियर फिजिक्स में ध्यान से देख। तो बेटा इसकी टोटल एनर्जी कितनी, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो है कि नहीं? और बता इसकी भी इतनी आएगी ना, तो इसको 2 टाइम कर देंगे। बता ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी हुई कि नहीं हुई तोड़ने के बाद? हाँ। और पहले कितनी, ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर और इसको मल्टीप्लाई कर, इसमें से बेटा इसको माइनस कर दे, आंसर आएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तेरे पास भी फिलहाल टाइम नहीं होगा। राइट राइट। सिंपल प्रश्न पूछा था कि द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी में गेन का मतलब क्या है? बाद में जो एनर्जी है, जो पहले एनर्जी थी, उनका डिफरेंस देख लो। आंसर आया कि नहीं आया? ठीक, बहुत बढ़िया सर। तेरा सिंपल। A parallel plate capacitor has a uniform electrical field। अभी कल सच कह रहा हूं, कल परसों सैनिक स्कूल में यही पढ़ाया था मैंने कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से एनर्जी डेंसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ये भरोसा रखें इस बात का कि आगे आप सीखोगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A parallel plate capacitor has a uniform electrical field in the space between the plates। इनके प्लेट के बीच में बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना दे दिया, ई दे दिया। ये मान लो प्लेट पॉजिटिव है। बहुत ही सिंपल, हद से ज्यादा। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे नोट से भी सवाल आ सकते हैं क्या नीट में। खैर कोई बात नहीं। एज ए यूनिफॉर्म इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डी, ये बीच की बेटा कितनी है, डी, और एरिया प्लेटों का कितना है, ए। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ओहो, अब वो छोड़ो, आपको मैंने बताया था इस चैप्टर में जहां भी एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो, एनर्जी डेंसिटी। सर ये क्या बता रहे हो उल्टा सीधा चीज? बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनर्जी ऐसे नहीं निकलेगी। अगर एनर्जी डेंसिटी देखना इस चैप्टर में तो उसका फॉर्मूला याद रखना, ये सर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? सर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बराबर एनर्जी डेंसिटी। हाँ सर, तो एनर्जी बराबर क्या है बेटा? एनर्जी बराबर एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी, ये लो सर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना रहे कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में, एरिया इनटू बीच की दूरी। तो बोलो ए इनटू डी। तो दिस इज द आंसर। ये कौन सा है? हाफ एप्सिलॉन, ये रहा है 4 वाला आंसर। तो आंसर अपना सही है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, ठीक, बहुत बढ़िया, मजा आया सर। अगला देखो, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन average emitted by the source of monochromatic light of wavelength। तो ध्यान दे, लैम्डा कितना दिया है, सिंपल से पढ़ के देख, 600 नैनोमीटर। अब ध्यान देखना, मॉडर्न फिजिक्स से 3-4 सवाल जरूर आते हैं, और क्या आ रहे हैं वो भी देख लो। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज emitted by the source of monochromatic light of lambda when it delivers the power बराबर 3.3 into 10 की पावर -3 वाट। पावर दे दी बेटा, और पूछ क्या लिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। मुझे नहीं पता इस चीज का, छोड़ो। आप एनर्जी बताओ। पावर का जब भी फॉर्मूला आए ना, दिमाग में एक बात रखना, पावर बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड माइंड इट, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। दूसरा, इसने ये कहा, एक मिनट, एक फोटोन की एनर्जी है बेटा, वो होती है एच न्यू। बोलो है कि नहीं सर? मान लो एन फोटोन है, तो सर एन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ये। अरे भाई है कि नहीं? अब इसने कहा द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज टाइम मीटर। तो एन फोटोन को एनर्जी कितनी मिली, ई, टी टाइम। अब बताओ, ये टी टाइम में है, तो एक टाइम में कितनी? तो सर मैं क्या कह रहा हूं, टी टाइम में मान लो ई एनर्जी मिली, तो बताओ एनर्जी एन अपॉन एच वी होगी कि नहीं होगी? और टी टाइम में कितनी कर दोगे? तो टी सिर्फ दोनों तरफ भाग दे दे। भाई दे दे कि नहीं दे दे? ये क्या है रे? ये टोटल पावर है कि नहीं है?
पावर ही तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो लो सर लिखो वो कितनी है 3.3 इंटू 10 की पावर -3 बराबर। एक मिनट ध्यान से देखना, ध्यान से देखें, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर नमस्कार। मैं रिकॉर्डिंग में था, थोड़ी सी देर की रिकॉर्डिंग बाकी है आपसे, थोड़ी देर में कर लूँ क्या फ़ोन? तो मतलब तो मैं वहाँ जाऊँगा वापस, ये रिकॉर्डिंग ख़त्म कर दूँ तो मेरा, क्योंकि टाइम दे रखा है। पर तो आप उनको कहो कि थोड़ी सी देर अगर वेट कर लें तो मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, फिर बढ़िया बात करवा देंगे। तो चलो रुको, नाम क्या है उनका? अच्छा अच्छा, तो आप बताओ क्या। हाँ, ये तो आपको पता ही है, इधर फीस अपने कहने पे करते हैं क्या कम ये? एनडीए में कहीं भी कुछ भी कम नहीं करते हैं, आप मानो बेइज्जती भले करवा लो कह के। मैं कह रहा हूँ, मैं बोल भी दूंगा ना तो हाँ सर ठीक है 1000 रुपये कर देंगे, 2000 रुपये। मैं क्या बेइज्जती भले करवा लो बोल के। कुछ किसी की भी कुछ ही भी नहीं कर, मेरे खुद के घर से एडमिशन हो रखे हैं, उसका 1 रुपया छूट नहीं किया, वो परसेंटेज नहीं थे तो भी। हाँ। आप बाबा को एक बार बोल दो, बाबा आजकल बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। हाँ ठीक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई एम रियली सॉरी। राइट, अब ध्यान से देखो, टी टाइम में एन फोटोन्स है भाई, एन फोटोन की एनर्जी है। टी टाइम में एन फोटोन, तो बेटा एक में कितने, एन बाई टी। क्या ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड नहीं है? तो देखो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो बेटा एन बाई टी की वैल्यू चाहिए तुझे। अरे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, एन बाई टी की वैल्यू। एच कितना है? एच सर ये देखो, ये देर खा रहे, याद नहीं रहती तो भी। 6.6 इंटू 10 की पावर -34। और बेटा वी, वी क्या है? ओहो सर, वी तो फ्रीक्वेंसी है, कोई बात नहीं, इसको लेमडा से लिख दो, सी। आप जानते हो ना, फ्रीक्वेंसी बराबर सी अपॉन लेमडा, सॉरी एच सी लेमडा। आप लेमडा बराबर क्या जानते हो? लेमडा बराबर जानते हैं हम सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यानी वी। तो यहां से क्या हो जाए, सी अपॉन लेमडा। तो बेटा यहां से सी है 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा कितना है 600 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर का मतलब है बेटा 10 की पावर -9। क्या आप एन बाई टी की वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते? काट पीट की वैल्यू निकालोगे तो बहुत आसान है, 10 की पावर 16 आ जाएगा, बहुत सिंपल होगा। 3.3 है बेटा, और इसे देखो ये वाला कट जाएगा 2 टाइम, ठीक है, ये 2 टाइम कट जाएगा। और फिर ये 3 है, इससे बेटा ये कट जाएगा 2 वाला। आप ले दे के आंसर निकाल लेना, आपको बस प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि कैसे करना था। ठीक है, प्रश्न कैसे करना है ये बताना मेरा धर्म है। अगला देखो, बहुत ही सिंपल, ये बच्चा अगर किसी से नहीं आया तो बहुत गड़बड़ है यार। पोलर मोलिक्यूल आर द मोलिक्यूल, बेटा पोलर मोलिक्यूल वही होते हैं जिनमें थोड़ा डाइपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर क्या होते हैं? जिनका डाइपोल मोमेंट होता नहीं है। अब हम पोलर को नॉन पोलर को पोलर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, तो सिंपल है, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यस इंडीड इट इज द राइट ऑप्शन। तो दूसरा ये होता है हैविंग जीरो डाइपोल, नॉन पोलर का होता है बेटा एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। नहीं, पहले से भी होता है, ठीक है, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक है, इससे कुछ भी नहीं होता। तो पहला ऑप्शन सही होगा कि नहीं होगा? ठीक, आगे बढ़ो। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स। ये अच्छा प्रश्न था, ये अच्छा प्रश्न था, अगर किसी से नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दें। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 100 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर। एक बात आप जानते हैं, इन वाले के अंदर आप जानते हो टी हाफ जो है वो क्या होता है बेटा, 0.693 बाय लेमडा। बोलो होता है कि नहीं होता? अरे होता है ना। हाँ, टी हाफ कितना होता है 0.693, और ये लेमडा क्या होता है, डीके कांस्टेंट होता है। क्या होता है? डीके कांस्टेंट। हाँ सर। और आप जानते हो यहां से टी हाफ कितना है बेटा, 100 आवर्स है। टी हाफ कितना है, 100 आवर्स है। क्लियर है क्या? टी हाफ कितना है, 100 आवर्स, याद रखें भाई। अब इसने बोला, आप एक जानते हो ए बराबर एप्सिलॉन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी।
तो यहां से बेटा लेमडा बता दो आप मुझे, यहां से लेमडा, लेमडा बराबर क्या आएगा, लेमडा बराबर आ जाएगा यहां से लेमडा बराबर 0.693 बाई टी हाफ। बोलो है कि नहीं। अब देखो ए बाई आपको पूछा है दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी, तो ए बाई ए नोट की वैल्यू देखो आप, ए बाई ए नोट की वैल्यू देख लेते हैं। हाँ सर देखो ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन बोलो टी हाफ, अरे है ना। हाँ और बेटा इनटू में टी, टी कितना है कितने यार 150 आर है बेटा, इसको 150 आवर्स को क्या मैं 1.5 इंटू टी हाफ लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, तो 1.5 इंटू टी हाफ। बोलो भाई बिल्कुल सर 1.5। अब बेटा टी हाफ से टी हाफ मर गया, मरा कि नहीं मरा। हाँ तो ए बाई, ये अच्छा प्रश्न था मैं कह सकता हूं, लेकिन फिर भी क्या मतलब है यार अच्छे प्रश्न का, कितना एक फॉर्मूले बेस्ड हो रहा है सारा। अब देखो आप जानते हो ln2 यानी log बेस इस पे 2 की वैल्यू है वो क्या होती है, तो ये देखो क्या आया e की पावर माइनस 1.5 एंड दिस इज ln2, ये होता है। अब बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बाई ए नॉट, ठीक है, और इसको आप कहां ले जाओ इधर ले जाओ, तो e की पावर ln2 और इसकी पावर कितनी बेटा 1.5 माइनस में, ठीक है क्लियर है बिल्कुल। और आप ये बात भी जानते हो कि e की पावर ln x जो होता है वो बेटा किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो यहां वाली वैल्यू ये मैथमेटिकल ऑपरेशन था, तो यहां से आ जाएगा बेटा 2 की पावर माइनस 1.5 एंड दैट इज 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 राइट। तो दिस इज 2 raised to power minus 3/2 right, and I can write it 1 upon 2 has the power 3/2 and that is 1 upon 2 root 2। बोलो भैया 3/2 it means 1 plus half, तो 2 into half, this is the ratio of a by a naught, that is 1 by 2 root 2। fine fine। now what was asked in the question is that will remain after 150 hours would be 150 घंटे बाद में कितनी क्वांटिटी शेष रहेगी, ये मेरे से पूछा है उसने, ठीक है, ये मेरे से उसने पूछा है। तो ये अगर मेरे से पूछा है तो यही तो आंसर हुआ। आप सोच के देखो 1 बाय सॉरी ये बाय ए नॉट, तो ये वाया 1 अपॉन 2 रूट 2, ये वाली चीज ही उसने पूछी कि दैट विल रिमेन आफ्टर 1 आज वुड बी। तो अभी जो क्वांटिटी बची है और जो स्टार्टिंग में थी सोच के देखो, ये आधी होती तो क्या ये हाफ बाई 2 और ये क्या होता, ये होता कि नहीं होता, अगर ये हाफ होते तो बताओ एवरेज कितना आता, आधा आता कि नहीं आता। तो बेटा अभी जो फिलहाल तेरे पास क्वांटिटी है वो और इनिशियल में क्या थी उसका रेशियो ही पता होता कितनी बचती है। तो अगर मान लो ये वैल्यू आधी होती इसकी तो बताओ रेशियो 1/2 नहीं आता क्या, तो आ तो रहा है, इसका मतलब है a बाई ए नोट की वैल्यू पूछिए बेटा वो कितनी 1/2 रूट 2, तो 1/2 रूट 2 दिस आंसर। तो दिस कुड हैव टेकन अ लिटिल बिट मोर टाइम। दूसरा कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी इज कनेक्टेड अक्रॉस एंड सोर्स ऑफ वोल्टेज v, ठीक बहुत बढ़िया। और ये बोला है कि गिवन बाय वोल्टेज v, वोल्टेज कितनी दी है बेटा v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, ये बहुत बढ़िया सिंपल प्रश्न था, लड़कों से हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी गिवन बाय, भाई आप ये बात जानते हो कि कैपेसिटर के अंदर इधर एम्पियर सर्किट लॉ लगाया था कुछ कुछ याद हो तो, और जो एम्पियर का लॉ था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था मैक्सवेल के हिसाब से यहाँ पे कुछ कुछ। तो बेटा यहाँ जो आई होती है ना वही क्या होती है आई डी होती है, तो लॉजिकली ये करंट निकालनी थी। तो बेटा आई बराबर आई डी डिस्प्लेसमेंट ये होती है, इसमें बहने वाला चार्ज डी क्यू बाई डी टी। हाँ सर, और क्यू क्या होता है बेटा इसके अंदर, क्यू चार्ज होता है बेटा सी इंटू वी। बोलो आया कि नहीं आया, बिल्कुल। और सी क्या ले लो बाहर ले लो, वो वी क्या है बेटा वी है वी नोट, तो वी नोट भी बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस ओमेगा टी, अरे होगा कि नहीं, और वो ओमेगा टी का ओमेगा होगा, तो बताइए आंसर आया कि नहीं आया। तो यही, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल प्रश्न था यार, क्या पूछ रहे हो ऐसे, ये कैपेसिटर के अंदर पढ़ाते हैं तो कर रहे हैं ना। तो ये क्या आएगा वी नोट सी ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आंसर था बहुत सिंपल, जिनको ये नहीं पता था कि हाँ ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। देखो स्क्रू गेज की आप बात करें तो ये एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था 2 घंटे का, मेन स्केल की रीडिंग है 0 mm। मतलब ये है कि स्क्रू गेज ऐसे कुछ कुछ होता है और यहां पे फिर ऐसे कुछ, और ये कुछ ऐसे घूमता है तुम्हारा ऐसे करके करके यूं आता रहता है। तो बेटा ये यहाँ पे क्या होता है कि घुमाने वाला था, सिर्फ घुमाते हैं,
तो उसके अंदर स्टार्टिंग में मैन स्केल रीडिंग 0 है। इसका मतलब जो आप वैल्यू निकालते हो ना मैन स्केल का, वो यहीं पर आ रहा है। मतलब मैन स्केल यहाँ पे रीडिंग होती है ऐसे कट 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 कट, ये मैन स्केल होती है, और ये घुमाने वाला राउंड वाला होता है। ठीक, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ये उन लोगों के लिए जो जानते हैं। तो बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन दैट गिव एंड गिवन दैट 1 mm ऑन मैन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन। कहने का मतलब है बेटा, जब तू उसको ऐसे कड़क कड़क ऐसे घुमाते हैं, वो डिवीजन होता है, ऐसे करते हो ना, एक बार उसको घुमाने कटक, एक डिवीजन, दो डिवीजन, तीन डिवीजन, चार डिवीजन। इसका मतलब है जब तुम उसको 100 बार घुमा देते हो ना, 100 डिवीजन, तो बेटा उसके ऊपर 1 mm आता है 1 स्केल के अंदर। तो इसका मतलब है कि आपकी जो पिच है, पिच निकालनी होती है बेटा, वो होगी कितनी बेटा, 1 mm अपॉन बता 100 डिवीजन। ये पिच का मतलब है बेटा वो मिनिमम, जैसे तुमने ऐसे कहना कट, सबसे छोटी चीज तुम कितनी मेजर कर सकते हो स्क्रू गेज में, वो पिच होती है। और पिच का फॉर्मूला मैंने पहले बताया है कि बेटा जो एक राउंड तू पूरा कर लेना, इसको घुमा दे पूरा, इतने में तुम कितनी बार तुम्हें घुमाना पड़ता है, क्या सर 100 डिवीजन। और कितना फिर वो खिसक के आ जाती है मेन डंडे पे स्केल पे, उसकी लेंथ, तो वो तो देर गया 1 मीटर। तो बेटा बता ये वाला चीज आएगी नहीं, पिच, ये वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है जो तुम माप सकते हो। एक बार ऐसे करो ना खटक। लेकिन इसने ये कहा है कि सर्कुलर स्केल रीडिंग बाउंड्रीज, जब तुम उसको उस वायर को डालते हो डायमीटर नापने के लिए, तो तुम्हें बाउंडर घुमाना है, कटक 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 ऐसे 52 बार। तो सोच के देखना, एक बार गटकाते हो तो कितनी वैल्यू आती है, इतनी। तो 52 बराबर कितना आएगा साला, 52 से मल्टीप्लाई कर दे। हो तो लो सर 1 mm, ये तो 1 mm और ये 100, तो ये कितना आ गया है सर, 1 mm का मतलब है, एक मिनट, ये पिच आई है बेटा इतनी, 1 mm का भी 100वां हिस्सा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा बेटा 0.52 mm। बोलो आया कि नहीं आया। हाँ सर ये रीडिंग आई। अब साला देखे ना, सारा सेंटीमीटर में है, तो कुछ लड़कों ने ये कर दिया होगा, मुझे पक्का पता है गलती से गलती करी होगी। तो बेटा इसको mm को सेंटीमीटर में बदल, तो 10 का डिवाइड कर दे, तो 0.52 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया। हाँ सर आया, तो ए इज द राइट आंसर, सिंपल, बहुत बढ़िया। हाँ ओ बहुत आसान, फिर से मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं है। देख ये परपेंडिकुलर आई है खटैक, ये 60 डिग्री, तो ये कितना रहा है 30 डिग्री है। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब देख मैं कह रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब ये वैल्यू बाहर जाएगी, ये लाइट सीधी आ जाएगी, ये इसका ओरिजिनल पाथ कट 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 कट, क्योंकि ये नॉर्मल से दूर हटेगी। क्यों हटेगी सर, क्योंकि बेटा ये रेयर मीडियम में जा रही है, तो तुझे ये एंगल पूछा, मान ले ई मान ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, है कुछ नहीं है। यहां पे आप बात करो, ये वाला एंगल क्या होगा रहा है, एंगल आई होगा कि नहीं होगा। अब सोच के बता, ये 60 डिग्री, हाँ ये 30 डिग्री, ये बेटा पूरा का पूरा कितना होगा, ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 नहीं होगा क्या, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा स्नेल लो लगा दे रहे, इधर देख आई, तो आई जिस मीडियम में बना इसमें, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है √3, और यहां साइन 30 बराबर बाहर वाला मीडियम 1 और इंटू साइन आर, या आर को तो ई लिख देगा, तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है ना, तो √3/2 बराबर साइन ई। तो बता ई की वैल्यू कितनी है साला 60 डिग्री, बोलो आया कि नहीं आया, तो 60 डिग्री होगा। और ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया है, 30 डिग्री आंसर आया है, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला इन्हें बहुत ज्यादा मुझे पढ़ गए यार, सबसे सिंपल, मतलब बोर्ड नहीं पूछता इतना सिंपल। तो इन पोटेंशियोमीटर सर्किट है सेल ऑफ ईएमएफ, ध्यान रख भाई, ए सेल ऑफ ईएमएफ, हाँ yes, a cell of EMF 1.5 gives balance point at 36 centimeter of wire. If another cell 2.5 replace the first cell, then what length of the wire? अरे यार आप जानते हो जितना बड़ा सेल का पोटेंशियल होगा, बताओ उसके साथ बैलेंस होता है कि नहीं होता, होता है ना। और यहाँ पे फिर क्या आता है, E बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू एल, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ E1/E2 बराबर बेटा L1/L2। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू 1.5, तो देख 1.5 और दूसरे की बेटा 2.5 बराबर, उसकी बैलेंस आती है बेटा 36 सेंटीमीटर, तो इसकी मान ले x, तो बेटा ये गया 3, ये गया 5, ठीक है, 3 12 से और 12 5 60, तो x बराबर कितना आया 60 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा, ये लो, खत्म। चलो सिंपल, बहुत सिंपल। अगला, ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख। ये देख, ये कह रहा है कि पार्टिकल है, ये लो, ठीक है, हाँ
ए पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एस, तो ये मान लेते हैं हाइट कितनी है एस, एस हाइट, ठीक है। और वहां से क्या कर दिया बेटा, रिलीज किया जाता है, और एक पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट एस, यहां से रिलीज कर दिया, तो बताओ स्टार्टिंग की एनर्जी कितनी, जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सर पोटेंशियल एनर्जी हुई mgs, बोलो हुई कि नहीं हुई, हाँ। और तू जानता बेटा जब काइनेटिक जीरो तो पोटेंशियल बराबर mgs, तो बताओ यही टोटल एनर्जी नहीं है क्या, बिल्कुल है सर, बहुत अच्छा। अच्छा अगला कह रहा है एट द सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो कि ये किसी हाइट पर आ गया, जैसे मान लो धरती से ये हाइट है, ये हाइट है h, यहां पर आपको क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी यहाँ पे mgh, और इसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, वो 3 mgh, और इन दोनों को तू जोड़ दे तो कितनी आई 4 mgh, और ये बराबर किसकी होनी चाहिए, टोटल एनर्जी, क्योंकि वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो बता mgs, mgs, mgs ने mg को मार दिया, तो h बराबर s बाई 4, 3 mg 4 mg बराबर mgs, तो s बराबर h बराबर s बाई 4, हाँ भाई s बराबर s बाई 4 आया कि नहीं आया। इसका मतलब है ये जो हाइट है ना बेटा, ये कितनी है s बाई 4, इसका मतलब है द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड एट द, ठीक है। तो बेटा ये पहला ये तो हो नहीं सकता, कपैच खत्म, ठीक। आप ध्यान से देखो s बाई 4 ये बची, तो ये वाली कितनी है सर, ये 3s बाई 4, अरे बोलो बची कि नहीं बची, हाँ। तो एक बात बताओ, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, ठीक ही नहीं। जब ये नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो बेटा पोटेंशियल घटेगी, तो जो घटती है पोटेंशियल वो काइनेटिक के बढ़ने में बराबर हो जाती है। तो सोच के देख, जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में यहां से, तो बेटा वो आया mg और 3s बाई 4, बोलो आया कि नहीं आया, क्योंकि mgh काइनेटिक एनर्जी होती, पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन बेटा जो लॉस इन पोटेंशियल है वो गेन इन काइनेटिक होगा कि नहीं होगा, और वो मान लेते हैं कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। लॉस इतना ही तो हुआ, पहले कितनी थी वहां पे, जीरो, सॉरी एम जी एच थी या एम जी एस थी, और अब बेटा यहाँ पे कितनी हो गई है एम जी एस बाई 4, तो गई कितनी, इतनी तो गई, एम एम से एम गया, तो बेटा वी कितना आ गया यहाँ से 3/4 एस, ये तो ठीक है। और बेटा एम से एम कटेगा, जी और है वहां पे, तो बता इसका रूट आया कि नहीं आया, तो 3 3 GS/4, तो 3 GS/4, 3 GS/4 ये आएगा, क्योंकि ये 4 का रूट आ जाएगा ना उधर से, तो बताओ थर्ड आंसर आएगा कि नहीं आएगा, 3 GS/4। तो बताओ सही आंसर कौन सा हो गया, तीसरा हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल एरिया। ध्यान से देख क्या कह रहा है सर, बहुत अच्छा, ये कह रहा है कि बेटा इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड सेम मटेरियल, और आर तुम जानते हो रो एल बाई यही तो होता है साला, तीनों चीज बराबर, तो बता सबके रेजिस्टेंस बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। कहता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स, 4 वायर्स हैं, तो बेटा सारे के सारे जो हैं वो कितना होंगे, आर आर होंगे कि नहीं होंगे, मान लो उसको आर आर, तो बता इनका इक्विवेलेंट कितना आया, r/4, बोल आया कि नहीं आया। और वो आता है इज 0.25 ओम, बोलो आया कि नहीं आया। तो आर बराबर आ गया बेटा, सीधा कर दे 1 ओम, बोलो आया ना। हाँ, अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, देखा कई लोगों ने सीधा 1 ओम कर दिया होगा इसका आंसर, पता है यहां से देखते ही, लेकिन आगे बता व्हाट विल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब कहता है कि इनको सीरीज में जोड़ दो, आर कितना 1 ओम है बेटा, साला 1 के ओम को 4 जोड़ दो तो 4 ओम नहीं आएंगे क्या, अरे सीरीज में जोड़ो 4 ओम आएंगे, तो बता आंसर क्या होगा, ये होगा। लेकिन कुछ लोगों ने 1 ओम कर दिया बेटा, वो एक वायर का है, अब कहता है कि इसको सीरीज में जोड़ दिया, बहुत ही सिंपल। वाटरफॉल्स, अच्छा प्रॉब्लम, मैकेनिक्स से अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। आप लोगों को फिर कह रहा हूं पावर, पावर बेटा, वाटरफॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर, एच बराबर कितना 60 मीटर, एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, वो पता है क्या, m/s है, मास पर m/t मास, वो है बेटा 15 kg पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। ऑपरेट ए टर्बाइन, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। कहता है कि इनपुट एनर्जी का 10% है वो खत्म हो गया फ्रिक्शन से, पानी गिरेगा ना हवा में, ठीक। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन, टर्बाइन पे कितनी पावर गिरी बेटा, तो ध्यान से देख, एनर्जी बराबर, जब पानी ऊपर से गिरेगा तो बोलो mgh नहीं आएगी क्या, अरे भाई आई कि नहीं आई एनर्जी mgh, लेकिन इसने कहा पावर चाहिए, तो बोल बेटा ये नहीं आ जाएगा क्या, टाइम आया ना। तो ध्यान से देख, ये पावर है, ये दी गई है, पी इनपुट है, ये दी गई है, बहुत बढ़िया सर।
ये इनपुट इतनी आई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। अब बेटा ये जो पावर तुम्हारे अंदर दी गई है, इस पावर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे एक बात समझ में आ रही है कि इस पावर का 10% खत्म हो गया तो मिली कितनी, 90%, यानी 90/100। तो अब लो m कितना, m/t कितना आ रहा है 15, और बेटा g कितना 10, ये कितना 60 इंटू 90/100, आंसर क्लियर। तीसरा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्लियर। नो आगे बढ़ो। हाँ, ओहो, an infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere shown in figure as below and what जो कुछ भी था, ठीक है, ठीक, of 5 ampere as shown, an electron is moving with a speed of 105 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द 105 मीटर पर सेकंड है क्या, सच में दे रखा है यार, हाँ ठीक है, पैरेलल टू द कंडक्टर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20। ये बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भैया हमने गलत लिख रखी है यहाँ, लेकिन 10⁵ मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। तो ध्यान से देख बेटा, मैं फिर कह रहा हूं तुझे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स देखना है, तो एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के पास रफ्तार है कि नहीं है सर, बोलो किधर है, इधर है v। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इस पे आप जानते हो फोर्स बराबर क्या होता है, QV क्रॉस B। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मुझे पता है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बेटा वेलोसिटी इसकी कितनी है 10⁵5। अगर B आ जाए तो पता, B पैदा कहां से होगा, B इस करंट की वजह से पैदा होगा। तो बेटा इस B की वजह से आप जानते हो क्या कि करंट कैरिंग वायर की वजह से एम्पीयर सर्कुलर लॉ से μ0I/2πr ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो बताओ ये B आएगा ना, ये B यहां लग दे बेटा, तो μ0 इंटू I कितनी है 5 एम्पियर बाय 2πr कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻⁻2। बताओ ये फील्ड आया कि नहीं आया। अब रही बात किसकी, फोर्स की, तो आप ध्यान से देखो V क्रॉस B साइन थीटा भी तो चाहिए ना, तो देख बेटा V की डायरेक्शन इधर, और इस वायर पे अगर तू मैग्नेटिक फील्ड देखेगा तो वो इधर आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, डॉट। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे V इधर, तो 90 डिग्री एंगल हो गया ना। तो बस ये फॉर्मूला F बराबर QV क्रॉस B, इसमें Q की वैल्यू है, V की है, B की वैल्यू यहां से निकलेगी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आप देख लेना यार, शायद इसमें ये आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। A पहला कहता बेटा ए जीनर डायोड, ध्यान रखिए ये बहुत ही 5वीं क्लास के बच्चा भी जानता होगा, ए जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। बिल्कुल, अगर आप जीनर डायोड को आप फॉरवर्ड बाइस में कर लोगे ना तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, लेकिन ये कहता है कि रिवर्स बाइस में यूज करोगे तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0. देख बेटा ये गलत है, अगर तुम 0.3, ये सिलिकॉन के केस में सही हो सकती है, जर्मेनियम के केस में थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ये हर एक के लिए सही नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि बी उस स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है, ठीक। अगला, स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 सेंटीमीटर बाय, बहुत सिंपल, मैं कहता हूं बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं भाई एसएचएम से, आप पता नहीं क्यों इतना करते हो। स्ट्रेच बाय 5 cm बाय फोर्स, तो आप जानते हो F बराबर माइनस की x होता है, तो एक बार हिंट के लिए इसको प्लस मान ले, कोई फर्क नहीं है, वैल्यू निकालनी है 10 न्यूटन के, पता नहीं x कितना 5 सेंटीमीटर का, मतलब 10⁻⁻2। तो बताओ यहाँ से के आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर। और बेटा आप टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड तुम जानते हो 2π, एकदम बुढ़ा लल्लू सवाल। m की वैल्यू कितनी रहे 2 kg, और k की वैल्यू ये रही, बताओ टाइम पीरियड नहीं आ जाएगा क्या, तो आंसर नंबर 1 खत्म। yes? अगला, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज द होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम कंपेयर द करंट। बेटा ये बहुत सारे लड़कों का, लगभग 99% लोगों ने गलत कर दिया, चाहे करंट और होल बराबर हो, ये बात सच है। पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा ऑप्शन देखिए दे रखा, सब लोगों ने 2 किया, करंट इन एन टाइप बराबर करंट इन पी टाइप, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वजह क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, वो तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, रादर देन होल 2000 गुना ज्यादा भारी होता है ना प्रोटॉन से, प्रोटॉन, इसलिए बेटा हमेशा करंट एन टाइप की ज्यादा रहेगी, जबकि करंट पी टाइप की कम रहेगी, क्योंकि पी टाइप जो है होल वो धीरे दौड़ेंगे, हाथी हैं वो, और वो चूहे हैं, इसलिए ये आंसर आएगा। ये थ्योरी से सवाल था, सीधा एकदम सीधा। अगला सवाल, डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन विच डायरेक्शन विल इन मूव। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न था, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को देख के कई लोगों ने अंदाजा लगाया। देख एक बात बता, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो, ये बताओ कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे पता चला सर, अगर यूनिफॉर्म होता तो साला ऐसे नहीं होती क्या लाइंस,
अरे बताओ, दो लाइंस के बीच में बता दूरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? इसका मतलब इस पॉइंट से इधर जा रहे हो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है, ई प्लस क्यू है। तो सोच के देख, ई प्लस क्यू बड़ा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। एस प्लस वाले पे चार्ज आएगा बेटा इधर, सॉरी फोर्स आएगा क्यू ई, क्यू ई प्लस क्यू, और उस पे आएगा बेटा क्यू ई माइनस क्यू, वो कहाँ आएगा? इधर। तू सोच के बता ज्यादा कौन सा, दोनों की वैल्यू तो सेम है। तो बेटा इस ई की वैल्यू कम होने की वजह से बता इस पे फोर्स ज्यादा आएगा और इस पे फोर्स आएगा कम, तो बताइए इधर नहीं जाएगा क्या? अरे भाई जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब ये है कि डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया तो बेटा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो टुवर्ड्स राइट ये भी हो सकता है और राइट ये भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। इसका अगला क्या, एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज है। भाई क्या से इंक्रीज रहे? जब आप इधर से इधर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो बता फोर्स घट रहा है कि नहीं घट रहा? और फोर्स घट रहा है तो एनर्जी क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब टुवर्ड्स द राइट पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो तीसरा आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक, आगे देख, ए कॉन्वेक्स लेंस हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिंपल है, जब टफ टफ सवाल करवाए जाते हैं इस वाले से तो इसी चीज को किया जाता है। खैर ध्यान से देख, ए कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो ये रहा। ठीक, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है बेटा। एंड कॉनकेव लेंस बी, ये कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस है बी। ठीक, इसकी फोकल लेंथ है बेटा 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस कितनी है? डी है बिटवीन देम। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए पे पैरेलल बीम आ रहा है बेटा, तो बता पैरेलल बीम ए पे आ रहा है तो कहां मिलेगा इसके? का सर फोकस पे मिलेगा। तो फोकस पे मिलेगा तो इधर इसका फोकस आएगा कहीं ना कहीं। हाँ सर आएगा, बिल्कुल। इसको छोड़ देते, ज्यादा नहीं करते। On A leaves B as a parallel beam then the distance D in centimeter। पहली बात, अगर बेटा कुछ लोगों से लगता है कि ये 20 सेंटीमीटर 25 है आंसर, हाँ कुछ लोगों ने 25 के इसको, कुछ कहते हैं कि यहाँ पे आके इसके फोकस पे मिल गई और इस फोकस से फिर इसमें ऐसे जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी। आप करके देखना कभी ऐसे होता है क्या। इस वाले में अगर आप ऐसे रे भेजोगे ना साला इधर जाएंगी ये, ध्यान रखना इस बात का। तो इस समय ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं करनी है आपको, तो आप ध्यान रखें। एक मिनट। हाँ। तो ध्यान से देखें इस वाले प्रश्न को, आप ऐसे देखें कि ये इसके जिस और एक्सिस से आती है उसके उल्टे से जाती है। क्या मतलब है सर? मतलब ये है बेटा इसकी फोकस से 5 सेंटीमीटर, ये मान ले इसका फोकस यहां है, यहां से 5 सेंटीमीटर है इधर। अगर यहां से लाइट की रे वर्चुअली आती हुई नजर आती हैं या फिर जैसे चीज भी आती हैं तब ये होता है। तो ये क्या होता है कि यहां से ले आएंगी इधर गिरी, तो यहां से इधर इसके ऊपर रे कैसे तैसे करके आ रही थी, पैरेलल मुड़ रही थी, थोड़ी सी टिल्ट हो गई और यहां पे मिल गई। ये अगर इसका फोकस है तो बता इसके फोकस से ये रे यहां ना आके फिर कैसे हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं फिर से इस बात को बनाने की कोशिश करता हूं। कई लोगों को लगता है कि यहां पे इसका फोकस होना चाहिए था और फिर ये रे ऐसे आ जाती, ऐसे चल जाती। ये तो बेटा अगर यहां से रे आके ऐसे ऐसे होती तो फिर ये तो इस लेंस में होता है। भाई इस लेंस में होता है कि नहीं होता? आने वाले क्षेत्र से ये उसको क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इस क्वेश्चन को फिर से मैं बना रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान रखें ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। ये वाला लेंस आपके पास ये था और ये वाला लेंस ऐसे था। ठीक है, ये आने वाली लाइट को कन्वर्ज करता बेटा। ठीक है, याद रखना ये वाला, तो ये कन्वर्ज करेगा ऐसे और यहां कन्वर्ज होकर फिर ऐसे जाके पैरेलल नहीं हो सकती। अगर यहां आगे होती ना तो ये इधर जाती, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रख इस बात का। इसलिए तुझे ये जरूरी था सोचना कि ये वाली लाइट ऐसे आ रही है और ये यहां रखा हुआ है, तो बेटा इसका फोकस इसके इधर है कहीं ना कहीं, तो ये इधर आया ऐसे, इधर आया ऐसे। तो जैसे ही ये कन्वर्ज हो जाती है यहाँ पे ऐसे, नॉर्मली तो ये कन्वर्ज होती है ऐसे, अगर ये लेंस नहीं होता तो यहां मिलती है। ठीक, हाँ ये फोकस हो गया इसका। इसका मतलब ये दूरी कितनी है? ये दूरी 20 है। अगर ये मिरर लेंस नहीं होता तो ये 20 होती कि नहीं होती? बिल्कुल। लेकिन बेटा बीच में ये आ गया तो ये कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने का मतलब है ये फिर ऐसे कर देगा, थोड़ा सा आने वाले मार्ग से इसको विचलित कर देगा। तो बताओ ये इधर जाएगी और ये बेटा तभी पॉसिबल है जब ये फोकस होता ना, तो फोकस से आने वाली से टकरा के कहां जाएंगी? फिर पैरेलल जाती हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये इसका फोकस हो। ये फोकस होने का मतलब है ये कितनी होनी चाहिए? 5। तो बताइए कितनी होनी चाहिए बीच की? 15। तो कौन सा आंसर आएगा? तीसरा आंसर आएगा। ठीक ठीक। अगला देखो, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई, आप इस बात में आप ध्यान, एस्केप वेलोसिटी v है और द डिस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम्स। तो बेटा रेडियस है वो कितनी है? 4 गुना धरती की है। दैट ऑफ अर्थ एट द सेम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप ध्यान से सुनो, आप एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, वो होता है √2g/r। ठीक, हाँ सर। आप ध्यान से देख, g का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r² इंटू r। हुआ कि नहीं? हाँ सर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो बोलो क्या आया?
क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का भी चक्कर दे दिया ना, तो Gm/r बोलो आया ना, अरे भाई आया। अब तुम जानते हो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होती है कि नहीं होती। तो बेटा डेंसिटी के फॉर्मूले में लिख तो मास बराबर क्या लिख सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बोलो 2G/r, और बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी, मास को डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो आया कि नहीं आया। आर से आर क्यूब कट गया तो स्क्वायर बचा, तो बेटा अंदर क्या बचा ध्यान से देखना, 2G, ठीक है, रो पाई अपॉन 3, और बोलो आर स्क्वायर है तो बोलो आर बाहर आया कि नहीं आया। ये बता क्या आई, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया कि नहीं आया डेंसिटी के फॉर्म में। हाँ सर, सोच के देख, ये 2 सेम होगा, जी भी सबके लिए सेम, रो सेम, ये सेम, इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर। तो आर का मतलब 4 गुना कर दी, तो बोलो 4 गुना हो जाएगी, तो 4 भी कहाँ है, 4 भी ये रहा, तो बोलो एक आंसर आया कि नहीं आया। ठीक, तो कुछ लोगों ने पता है, बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दी, इसको 4 गुना कर दिया तो सीधा क्या दिया 2, तो ये आंसर कर दिया बहुत सारे बच्चों ने, जबकि वो भूल गए कि वहां पे याद रखना और भी कुछ होती है। ठीक, अच्छी प्रॉब्लम है ये भी भाई, अच्छी प्रॉब्लम है। अगेन आई टेल यू क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव सरफेस। मान लो यहाँ पे कच 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 कच, हाँ ठीक है। नेग्लिजिबल, अच्छा नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन का मतलब ये बेटा कि आपने जो hc/λ, यही तो होती है एनर्जी, ये एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन में तो खत्म ही नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन ने लिया चलो और भाग गया, यानी ये एनर्जी लगभग उसके किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन का मतलब है उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कोई एनर्जी खत्म नहीं हुई, सारी एनर्जी से वो चला है, ये होता है। ठीक, दूसरा कहता है इफ द मास m इज फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, कहता है इफ मास m मास इज फोटो इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन का m है, फ्रॉम द सरफेस एज डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। अब आप डी ब्रोगली वेवलेंथ जानते हो, h/p, और यहां से आप p बराबर क्या लिख सकते हो, ये ऐसी बात लेमडा, लेमडा डी भाई, लेमडा डी रहे, तो बोलो भाई h/λd। बोलो आया कि नहीं आया। अब देख ये काइनेटिक एनर्जी है, तू जानता है काइनेटिक एनर्जी बराबर बेटा p²/2m होता कि नहीं होता, तो बोलो hc/λ बराबर यहां से p² क्या हो जाएगा बेटा, यहां से p² बता, h²/λd का स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया, और बाय 2m तो लेसर 2m, तो यहां से क्या चाहिए, लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो लेमडा देख एक h ने h को मार दिया, तो वहां से लेमडा बराबर, यहां से बेटा लेमडा निकाल ले तू ऊंचा नीचा करके, लेमडा निकाल के तो लेमडा डी का स्क्वायर, तो बोलो लेमडा डी का स्क्वायर, हाँ सर ये रहा लेमडा डी का स्क्वायर, और 2m ये रहा, ठीक है, और c रहेगा साथ में, c ये रहा, और अपोन में ये h जाएगा तो ये h रहा, तो बोलो चौथा आंसर आएगा नहीं, और आंसर भी हमारा चौथा सही है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ आर, से भगवान ये तो एकदम थ्योरी है, टेलीस्कोप आपको पढ़ाया जाता है साला इतना और इतना छोटा। देख बेटा पहली बात, बहुत दूर से एनर्जी आती है टेलीस्कोप में, तो भाई उसको समेटने के लिए बड़ा अपर्चर चाहिए, और चूंकि धुंधला बहुत बन सकता है इसलिए भी बड़ा अपर्चर चाहिए, तो कहता है कि अपर्चर बेस्ट सूटेड ए लेंथ ऑफ लार्ज फोकल लेंथ है, ये वाला क्यों यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव, सिंस लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। बिल्कुल, बहुत बड़ी अगर अपर्चर लेगा तो बहुत बड़ी लाइट गिरेगी और अच्छी इमेज दिखेगी, जब लाइट ही नहीं गिरेगी तो कहां से साफ इमेज दिखेगी, तो बड़ा अपर्चर लिया जाता है ताकि क्लियर इमेज बने। दूसरा, लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग पावर, भाई बड़ी बात है, बड़ा लोगे तो बड़ी पावर गिरेगी। तीसरा, लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रेजुलेशन, ये लोगों नहीं भी पता था ना तो भी जानते थे, साला पहले 2 सी होगी तो तीसरा सी होना ही है, तो आंसर चौथा। ठीक है, रेजुलेशन का मतलब दो चीजों को दूर दूर करके बढ़िया तरीके से देख सके। ठीक, तो ये तो सिंपल था, जिसको टेलीस्कोप आता था वो कर सकता था। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 कनेक्टिंग बाय ए वायर, तो पहली बात तो यहां समझ में आ गया, ये एक कंडक्टर है, ये एक भाई r1, ये क्या r2, इसको एक वायर से जोड़ दिया का मतलब दोनों के पोटेंशियल बराबर हुए कि नहीं हुए, हाँ सर, तो इसका पोटेंशियल v1 बराबर v2, तो देख के q1 अपॉन r1 बराबर, अच्छा ये ध्यान रखना, ये इनको इतना दूर कराया जाता है ताकि इसका पोटेंशियल चार्ज से इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं आए, नहीं तो ये प्रश्न बनेगा नहीं ना। के से के गया। अब चार्ज डेंसिटी पूछा, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है सिग्मा इंटू एरिया, हाँ सर, तो देख Q1 कितना हो गया, सिग्मा 1 पाई r1 का स्क्वायर 4 क्योंकि स्पेयर है, और अपॉन r1 बराबर सिग्मा 4 पाई r2 का स्क्वायर बाय बोलो r2, तो यहां से सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर ये लो, तो वह यहाँ कितना आया r2 बाई r1 आया। ये भी सीट का प्रश्न है, जिनको मैंने पढ़ाया है उनको ये प्रश्न खूब गार करवाया है,
है भाई, क्लियर है क्या? तो कुछ नहीं, जब चार्ज को जोड़ दिया तो बोले कौन सा आएगा, R2/R1, तीसरा आएगा। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। अब ये बात वो तो बहुत सारे बच्चों ने गलत करी है भाई। आप जानते हो, आपको पढ़ाया जाता है कि ये लो पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ाते हैं, ये होता है ई वेक्टर, ये होता है बी वेक्टर, और ये होता है प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब कहती है कि वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है बेटा, विच फॉर द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो, इसको ऐसे करके समझाते ना कोई लोग, ऐसे करके, ऐसे चलते चलते ऐसे करते हैं ना वो कर सकते हो भाई। वेव इधर जा रही है, देखना मैं इधर चल रहा हूं वेव की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ठीक, तो देख मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हैं तो बेटा इसको कई बच्चे तो इसलिए देख के डर गए कि पता नहीं क्या दे दिया। कोई लोग सोच रहे थे एक्स एक्सिस होनी चाहिए रे, वाई जेड एक्सिस ही होनी चाहिए। नहीं बेटा, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सोच के देख, बी डॉट ई बराबर क्या आएगा, 0। एकदम सिंपल ट्रिक। कई लोगों ने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देख इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर, बी और ई तो चाहिए, ये माइनस माइनस 1 और ये 1, ये तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया, इसका ये नहीं हो सकता। अब इसको कर माइनस और माइनस, माइनस जे +1, के और माइनस के, ओ ये हो गया रे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया कि नहीं आया? तो तीसरा आंसर है, दे भी रखा है। इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता। ध्यान से देख लेना चाहिए। तो एकदम सिंपल सवाल, लुल्लू सवाल, उल्लू सवाल, तुझे नहीं आया, मुझे बड़ा बड़ा दुख बहुत है इस बात का। खैर कोई बात नहीं। हाँ, ये प्रश्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप फॉर्मूले से कर सकते हो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ध्यान से जानते हो ना क्या? ये कहता है T2 माइनस T1 बाय टाइम बराबर के, और बाई एवरेज T1 प्लस T2 बाय 2 और माइनस रूम टेम्परेचर। ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा देख, इफ ए कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 टू 80 डिग्री, तो बोलो 90 में से 80 10/T बराबर इन T मिनट्स। ठीक है, कोई बढ़िया नहीं है, बात नहीं है। और एवरेज कितना आ रहा है? 80 90 170, 8 9 7 170, 170 का 2 से कर भाई, 170/2, और माइनस रूम टेम्परेचर कितना है 20। सिमिलर कप ऑफ कूल फ्रॉम 80 से 60, तो 80 से 60 करेगा तो बोलो कितना आया, 20 अपॉन टाइम T डैश बराबर के, और 8 6 14 तो 70। ठीक है, इनका दोनों को कितना आ रहा है, 8 6 14 तो 70 डिग्री आ जाएगा। और वो क्या है, 9 8 17 तो 35 तो 85 आ जाएगा। वो तो 85 आ जाएगा नहीं, हाँ 85। और बेटा रूम टेम्परेचर 20। बताओ इन दोनों को डिवाइड करके कर लोगे ना, आराम से आ जाएगा 30 ऑप्शन। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना। आपने कभी देखा है क्या, जब आप 90 डिग्री से 80 डिग्री पे गर्म करते हो तो टाइम कितना लगा, T। अब 80 से 10 डिग्री है, 80 से 70 हुआ तो क्या टाइम T जितना ही लगेगा या T से कम लगेगा ज्यादा? आपको पता है ना, धीरे धीरे प्रोसेस स्लो जाती है। तो बेटा यहाँ क्या लगेगा, T डैश टाइम लगेगा। वो लगेगा नहीं लगेगा? क्या ये T से ज्यादा नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? हाँ सर भाई, हमने कहा ना। और 70 से फिर 60 आएगा तो ये मान ले बेटा T डैश टाइम लगा, तो बेटा ये 60 आ गया 70 से। इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा ये T डैश से भी बोल ज्यादा होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। ध्यान से देखना, ऐसे कर लेना, नहीं समझ में आए तो मैं शॉर्ट बता रहा हूं। 90 से 80 T टाइम लगा तो उसके बाद में 10 डिग्री पे ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये पानी की झील वाला है। पानी की झील जमना चालू करती है ना, तो नीचे से नहीं जमती है पहले, साला कहां से जमती है, ऊपर से जमती है। ऊपर से पानी जैसे 4 डिग्री आया नीचे आ गया, फिर 4 डिग्री आगे नीचे आ गया, ऐसे करते करते कई दिनों तक बर्फ जमती है, तब जाके नीचे तक जा पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 से 60 तक जब गए तो टाइम ध्यान से देखना, T डैश और बेटा इस वाले को जोड़ दे प्लस T डैश, यही तो टाइम लगा। 80 से 70 में टाइम T डैश और ये लगा T डैश। इसको T डैश मत मान रहे, इसको T ट्रिपल डैश मान ले। तो बता, इन 80 से 70 जाने में ये टाइम है, ये T से ज्यादा, ये T डैश ये ऑलरेडी ज्यादा है। तो बोल के देखिए 2T से ज्यादा नहीं हुआ क्या? खुद सोच के देख भाई। मैंने कहा ये T से ज्यादा, अरे है कि नहीं है? और बेटा इधर वाला भी किससे ज्यादा, T से ज्यादा। मैं कह रहा हूं बेटा ये T टाइम लगा तो इससे इधर T से ज्यादा है ना? हाँ सर है। तो सोच के देख, आगे वाला टाइम भी तो T से ज्यादा होगा कि नहीं? हाँ सर। तो सोच के देख, T डैश प्लस T डबल डैश, यही तो टाइम है 80 से 60 का, दोनों जोड़ेंगे तो ये बता 2T से ज्यादा नहीं होगा क्या? होगा सर। अब सोच के देख, 5/13 ये तो गलत हो गया, ये तो T से छोटा है, और 13/10 T है। ये बता 2T आ रहा है क्या? हाँ नहीं आ रहा।
ये देख ये आ रहा बेटा 1.3t जो 2t से ज्यादा नहीं है, और इसको देख ये आएगा बेटा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो मुझे लग रहा तीसरा आंसर होगा। चौथा है ये भी बेटा 1 पॉइंट समथिंग, ये तो एक से फिर छोटा है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, इन दोनों में आना चाहिए क्योंकि ये क्या है 1.3t, 2t से ज्यादा, तो तीसरा आंसर होना चाहिए तीसरा। ये शॉर्ट ट्रिक थी, आप ऐसे याद रखें। खैर विद एक्सपीरियंस ये चीजें आएंगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लल्लू सवाल, कुछ लोगों ने इसको ऐसे में कराते भाई, ऐसे प्रश्न जब भी आए ना लाइफ में इसको जोड़ लिया कर। ये मान ले बी है तो ये बी है, ये बी है, ये बी है, तो बोलो ये बी है। सोच के देखिए रजिस्टर काम का नहीं है कपैच, क्यों? क्योंकि बी और बी के बीच में कोई काम नहीं है, तो ये ए, तो बोलो दोनों सीरीज में हुए ना, तो 2C आंसर खत्म। बोलो भाई हाँ सर ठीक। नेक्स्ट मैं फिर कह रहा हूं कुछ लोगों को ये सवाल फिर, अच्छा यूएनडी से भाई बहुत सवाल आते हैं, कहता है कि फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर चूजन एज ए फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी की डायमेंशन ऐसे निकालते हैं, इस वाले चीज को, अब सिंपल है, एक्स एक्सेलरेशन y और टाइम क्या z। यहाँ इसकी लिख दो m1 l2 t माइनस टू, और यहाँ लिख दो m1 l1 t माइनस टू, और इसकी पावर x, और एक्सेलरेशन की l1 t माइनस टू y, और टाइम की t1 का बोलो z। अब इनको करके कंपेयर करें, तीन इक्वेशन निकाल के x y z की वैल्यू निकाल लो। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसका और शॉर्टकट तरीके देखते हैं, ऐसे कर लोगे सिंपल, बहुत सिंपल। आपको क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी बराबर होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो फोर्स तो आ ही गया ना फॉर्मूले में, एनर्जी के फॉर्मूले में फोर्स तो आ ही गया, तो बेटा एफ तो है ही है। अब डिस्प्लेसमेंट को आप जानते हो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? हाँ सर। अब तू सोच के देख, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, अभी तो डिस्प्लेसमेंट आया। बोल आया कि नहीं आया? आया सर। अब ये ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन और ये टी स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो साला इसको क्या लिख सकता हूँ? सीधा एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो बताना सीधा फॉर्मूला आया कि नहीं आया? तो सब में एफ तो था ही, तो ध्यान से देखना, एफ तो सब में था, इसको कर सकता था, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ए टी स्क्वायर की बात करें तो वो लोग कौन सा आएगा? तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ना। खैर ऐसे भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छे लोगों से पढ़ोगे तो आएगा। ये इतना आसान सवाल है कि जिसकी हद है। nth टाइम में बोलो कितना भाई? देखो भाई, t इक्वल टू एस एन विद द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल बाय t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n, इसको एस एन से लिखते हैं, तो ये आएगी बेटा u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। बोलो आई कि नहीं आई? और बेटा अगली है एस एन प्लस, ये है ना एस एन प्लस 1, तो इसकी जगह क्या रख दो? u प्लस ए बाई टू, और बेटा n की जगह क्या रख दो? n प्लस 1 रख दो, माइनस 1। दोनों का रेशियो ले लो, u 0 है, तो बेटा एस एन अपॉन एस टू एन प्लस, सॉरी n प्लस 1 बराबर a बाई टू से a बाई टू कर जाएगा 2n माइनस 1। इसको खोलो तो 2n प्लस 2 माइनस 1, तो यानी 2n प्लस 1। बोलो भाई हाँ सर। तो आंसर थर्ड, सिंपल, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। अगला, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ऑफ ए मास m, ओहो, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d when dropped in container filled, एक कंटेनर है भाई, ठीक, इसमें पानी वानी भरा होगा ऐसे, ठीक, ग्लिसरीन becomes constant। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है ना? जब उस पे नेट फोर्स 0 लग जाए। ये मतलब नहीं फोर्स 0, तो मान लो ये बॉल है बेटा, इसको बाहर निकाल, तो एक तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg, मास mg है ना, डेंसिटी d है। अब एक बात ध्यान रखना, अब जब ये पानी में है तो उस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो बाइंसी F बाइंसी, और एक बेटा स्टोक्स फोर्स F स्टोक्स। लेकिन चूंकि स्टोक्स तो तभी लगता है बेटा जब क्या होता है? फोर्स होता है उसके पार, तो स्टोक्स फोर्स तो 0 हो गया आफ्टर टाइम। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 2 देन द विस्कोसियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। तो एक विस्कोसियस फोर्स होता है, उसको मैं कहता हूं F विस्कोसियस। इसका मतलब ये हुआ कि F बाइंसी प्लस F विस्कोसियस बराबर mg हो गया, तो ही बोलो इसकी वेलोसिटी 0, सॉरी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। ठीक है क्या? ठीक, बिकम्स कांस्टेंट। ये देखो कांस्टेंट बन गई ना। अब आप ध्यान रखें, देखे ना, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन है d बाई टू, कितनी है बेटा? d बाई टू है, d2 नहीं है, d बाई टू है। और याद रखना mg, और m को लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी, ये होता है बेटा फोर्स का फॉर्मूला, m को लिख सकते हैं ना। तो बेटा ये वॉल्यूम तो होता है किसका? इस कंटेनर का, इसका तो भी है, पानी में डाल दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन बेटा जब बाइंसी निकालते हैं ना, तो बेटा ये वाली डेंसिटी होती है ना, ये होती है इस बॉल की। अगर आपको क्या देखना है? हवा वाला फोर्स देखता है ना mg। जब ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हो ना, तो डेंसिटी आती है उस मटेरियल की। लेकिन जब बाइंसी देखते हो तो बेटा डेंसिटी किसकी आती है? लिक्विड की। तो बोलना एफ बी क्या हो जाएगा? रो कितनी हो जाएगी? रो डेंसिटी है d बाई टू, और वी जी, ये कितना है? mg है, तो बोला ये कितना हो गया बेटा? mg बाई टू
प्लस एफ वी बराबर बोलो कितना एम जी। तो एफ वी कितना आ गया बेटा एम जी माइनस एम जी बाई टू, तो दैट इज एम जी बाई टू। हाँ ना बोल दिया सर, ये लो बोलो ठीक है। किसी ने एम जी किया था, गलत किया भाई बहुत ज्यादा। अगला है बहुत सिंपल, 12th क्लास में सबसे ज्यादा नोट्स में पढ़ाया जाने वाला सबसे आसान सा सवाल, बहुत ज्यादा आसान। बस एक चीज याद रख, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का फॉर्मूला होता है बेटा ई टाउ बाय एम ई, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बेटा करंट का होता है एन ई ए वी डी। जिनको ये याद है उसने सब कुछ कर दिया। पहला बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ध्यान से देख, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आर, तो ए का किसके साथ है आर के साथ, तो ए आर तो साला सब में दिया है, इनमें आधे सोल्व करने। दूसरा देख, ध्यान से देख, इस ए को नीचे ले आ, तो आई बाई ए दैट इज करंट डेंसिटी, और एन ई वी डी, तो बेटा ये करंट डेंसिटी होगी ना, करंट अपॉन, तो एन ई वी डी। हाँ सर, तो एन ई वी डी करंट डेंसिटी, ये आ गया। तो बेटा डी किस में है क्यू में, तो डी किस में है क्यू में, डी क्यू में, और बेटा ए आर में। और सोच के देख, डी में क्यू कहीं नहीं है, ए डी में क्यू यहां भी है, तो इसका मतलब है ए और डी ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं हम, देखो रिलैक्सेशन पीरियड, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी देखो, ध्यान से सोच। हाँ सर, आप जानते हो क्या 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 क्या, मैं कहाँ करूँ, इसको मिटा दूं, हाँ मिटा दूं। हाँ देख देख सिंपल, ये दो हो गया, लेकिन फिर भी ध्यान से, मैं जानता हूं V बराबर आर आई और V बराबर रो एल बाई ए इंटू आई, बोलो। और ये क्या होता है V, ये होता है E इंटू एल बराबर रो एल ए आई, रो ने रो को मार दिया, आई बाई ए क्या होता है करंट डेंसिटी, तो E बराबर रो और बेटा करंट डेंसिटी। तो यहां से ये रो कितनी हुई E बाई जे, क्या हो गई E बाई जे, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कितनी आ गई E बाई जे आ गई, क्या आ गई E बाई जे आ गई। क्लियर है क्या, बोलो भाई हाँ सर E बाई जे। तो यानी हमारा जो B है वो क्या होगा S, तो B है वो S होगा, तो बेटा ये B और P, तो इसका मतलब दूसरा आंसर हो जाएगा, तीसरा करने की हमें जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल प्रश्न थे, आप बिल्कुल आराम से कर सकते थे। ठीक, अगला देखो बहुत अच्छा, रेडियो एक्टिव डिके सिंस, ध्यान से देखें क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है बेटा ए एक्स जेड, और पहले क्या हुआ बेटा इसमें बी जेड माइनस वन हुआ। तो पहली बात, जेड माइनस वन का मतलब है एक प्रोटॉन घट गया, इसका मतलब है बेटा प्रोटॉन जब घटता है तो इसका मतलब है बीटा प्लस डीके होता है। प्रोटॉन जब घटता है तो बीटा प्लस डीके होता है। अब सोच के देख, सीक्वेंस पूछा है, इसमें क्या है, तो बीटा प्लस कहां है इसमें, तो चौथा आंसर सीधा खत्म। ये होती है स्मार्टनेस। आगे वाले दो घटे तो अल्फा डी की होगा कि नहीं होगा, तो अल्फा, फिर एक बढ़ गया तो बोला बीटा माइनस। ठीक, सिंपल, ठीक है। हाँ, अगला है मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑफ, ओहो बहुत सिंपल, ये भी सिंपल सा प्रश्न आया है, सिंपल एकदम सिंपल। क्या है, ध्यान से देख क्या, पहला ध्यान से देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस, नींद में भी सब बच्चों को याद होता है, क्या होता है 3 RT/m, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक, अगला है बेटा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए डायोमेटिक गैस, ये सर एक बार तो मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जानते हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से, वो क्या होती है बेटा, ये होती है। तो ध्यान से देखना, ए क्यू में है, ये हो सकता है। और बेटा सी है वो एस में है, तो सी एस में है, ए क्यू में, इसका मतलब तीसरा और चौथा दोनों हो सकते हैं। हाँ सर, अब प्रेशर एग्जिटेड बाय आइडियल गैस होता है बेटा, वो हाफ रो वी स्क्वायर होता है, तो बताओ ये बोलो, ये नहीं हो जाएगा क्या, बीपी, तो बीपी, तो इसका मतलब है चौथा, बीपी में है, इसका मतलब चौथा आंसर दे भी रखा है। ठीक, तो आप ऐसे इसको भी कर सकते थे। जल्दी करते हैं, अगला है इन द प्रोडक्ट, ओहो बहुत सिंपल प्रश्न है, सेक्शन बी वाले प्रश्न है बेटा, 15%। ठीक, ध्यान से देख, कहता है एफ बराबर इन द प्रोडक्ट, ये रहा और ये रहा। अब देखो एफ कितना दिया है, एफ दिया है 4i माइनस 20j प्लस 12k कैप बराबर, क्यू की वैल्यू बेटा 1 कूलम तो छोड़ दे, तो v कितना है 2i प्लस 4j प्लस 6k, और बेटा इसका क्रॉस करना है, b कितना दिया हुआ है, b बेटा ये दिया हुआ है, तो देखना bi प्लस bj प्लस b नोट k कैप, बोलो दिया कि नहीं दिया। हाँ सर, तो देखो 4i माइनस 20j प्लस 12k कैप बराबर, ठीक है, इक्वल टू, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो भैया आप, आई वाले को छोड़ दो, तो 4b नॉट माइनस 6b, और ये आई कैप आ गया माइनस j,
और जे में क्या करेंगे 2b0 माइनस इसको कर दो भाई 6b ये कितना आ गया जे में प्लस, अब के में करना तो ध्यान से देखे यार 2b माइनस 4b, राइट, दिस इज के, फाइन, यस फाइन। नाउ व्हाट वुड बी, सी आप ध्यान से देखें ये दोनों वेक्टर बराबर है यार, बराबर होने का मतलब है 4b में से 2b गए, कितने रहे माइनस के 2b, और बराबर कितना बोलो भाई 12, तो b की वैल्यू कितनी -6 आई, अरे b की वैल्यू कितनी आई रहा है -6 आई कि नहीं आई, हाँ b की वैल्यू -6 आती, ध्यान से देख b की वैल्यू -6 और -6 वाला सिर्फ ये तीसरा है -6 और कहीं में -6 नहीं है, सीधा आंसर निकाल सकता था, फिर भी चाहे तो कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। अगला है, ठीक, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, फिर भी हमें करने में इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक, ध्यान से देख, ये सर्कुलर रिंग है, हाँ सर, सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी है r, और उसका मास कितना है, मास बराबर m है, ठीक, तो सर्कुलर रिंग है उसका मास क्या है m है, कोई समस्या नहीं है। तो देखो r रेडियस है, ठीक, और आर कोरस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इन रिमूव्ड, अब इसमें से 90 डिग्री का सेक्टर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² होगा, ठीक, हाँ, और ये कर दिया बेटा, इतना वाला हिस्सा हटा दिया, तो बता मास कितना कम हो गया, अरे भाई पूरे का मास m था तो इसका कितना बचा 3/4m r², बोलो हुआ कि नहीं हुआ, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया, क्योंकि बेटा मास तो आज भी r दूरी पर है ना सारा बचा हुआ, तो डज नॉट डिपेंड कि तुमने मास यूनिफॉर्म है कि नहीं है, लेकिन है तो सारा मास इधर से, अबाउट एक्सिस पासिंग, इसी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, हाँ परपेंडिकुलर प्लेन होता है k टाइम्स, क्यों तो k टाइम्स है बेटा, ये k टाइम्स हो गया, तो k की वैल्यू कितनी है 3/4, तो आंसर कितना 2, सिंपल, ठीक, आगे देखो, हाँ ये अच्छा प्रश्न था, फिर आपको मैं बता देता हूं, कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल था, इसने पूछा है कि यहां से एक आई करंट गई, और ये बेटा यहाँ I1 करंट है, वो क्या हो गई I2 + I3 हुई कि नहीं हुई, हाँ सर, अब इसने पूछ लिया I3/I पूछ लिया आपसे रेशियो, तो ध्यान से देख, इधर I2 है I3, तो मैं एक बात जानता हूं, करंट I3 इज टू I2 की अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में जाती है, इसका मतलब 1/R2 × 1/R3 होगा, नहीं R3 है तो रेजिस्टेंस के R3 और R2 अपने रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में जाती है, तो I3, मैं इसको मिटा देता हूं यार, हाँ ये क्या हुआ, I2 इज टू I3 चाहिए, ये क्या आएगा रेजिस्टेंस के उल्टा, तो 1/R2 और 1/R3, इतना तो आप जानते हो, रेजिस्टेंस का यही तो रेशियो होता है, एक काम कर R2 × R3 इसको मल्टीप्लाई कर दे सोल्व करने के लिए, तो R2 R3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, और बेटा इसको भी R2 R3 से मल्टीप्लाई कर दे, ताकि तेरे पास अच्छा रेशियो आ जाए, कोपैच, तो बेटा I2 इज टू I3 है, वो किस रेशियो में जाएगी, वो जाएगी बेटा R2 से R2 कट गया, R3 इज टू R2, इस रेशियो में जाएगी, ठीक है। टोटल करंट कितनी है I1 करंट है, तो बेटा I2 करंट कितनी होगी, ध्यान से देखना, उसका हिस्सा कितना है R3, अरे भाई R3 हिस्सा है ना, तो R3, और टोटल कितना हुआ R2 + R3, बोलो हुआ कि नहीं, और टोटल करंट कितनी है I1, बोलो है कि नहीं, हाँ सर। ऐसे ही बेटा I3 कितना होगा, I3 होगा, इसका हिस्सा कितना है R2, अपन बोलो R2 + R3 हुआ कि नहीं, और बोलो टोटल करंट कितनी है I1। अब इन दोनों को इसमें इसको डिवाइड कर दे, इसमें इसका डिवाइड कर दे, I3/I1 चाहिए ना, ओहो ये निकाल रहे, तो I3/R1, I3/I1 बराबर R2/R2 + R3, बोलो क्लियर है क्या, तो बताओ R2/R2 + तो R2/R2 + 3, तो तीसरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ये थोड़ा सा, ये मैं कह सकता हूं थोड़ा सा ट्रिकी था, रेदर देन कैलकुलेशन में ये चीज थी, ठीक, ओहो ये तो और आसान सवाल है, सिंपल देख, ये कहता है कि एक बॉल है, वो मास कितना बेटा 0.15 kg, इसको एक 10 मीटर की हाइट से, 10 मीटर की हाइट से क्या हुआ स्ट्राइक किया, ग्राउंड से किया, रिबाउंड सेम हाइट में बेटा चली गई, तो बेटा यहां से यहां तक ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी कितनी √2gh, सेम वेलोसिटी से गई तो चेंज इन मोमेंटम कितना, वो कितना 2mv कितना 2gh, और क्या चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स होता है, हाँ सर, तो बस सिंपल वैल्यू पुट कर दे आंसर। अगला देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई, अब देखो एक एसी मेन सप्लाई है जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसको इतने वोल्ट पे स्टेप डाउन कर दिया, ये वोल्ट है लैंप की, इग्नोरिंग पावर लॉस, अगर पावर लॉस है, अगर पावर लॉस है, क्या हुआ, हाँ अगर
10 मिनट। ठीक, हाँ। अगर पावर लॉस है बेटा, पावर लॉस नहीं है तो मैं जानता हूं पी इनपुट बराबर पी आउटपुट। अरे वही है कि नहीं? लेकिन छोड़ो, पी इनपुट क्या होती है? वोल्टेज इनपुट अपॉन आई इनपुट, वी आई होती है ना। तो पी ये है 44 बराबर वोल्टेज इनपुट कितनी आ रहा है 220 इंटू प्राइमरी सर्किट में करंट पूछी है तो ये तेरे को पागल बनाने के लिए दिया था है। तो आई यहां से निकाल दे 44/220, आंसर आ जाएगा कोई 0.2 वगैरह कुछ। ठीक, हाँ। अगला, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 रेजिस्टेंस। ओहो, एक वायर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस कितना है? ये रेजिस्टेंस है 12, लेंथ है बेटा 12 और इसका रेजिस्टेंस आर। ठीक, वाउंड अप एज ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया तो सोच ये ए ऑफ साइड ए, तो बता कितने फेरे आए इसमें? सोच के देख, इसमें फेरे आएंगे 4, 3 है तो 12 करने के लिए 4 आए, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए इसमें? 4। और एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बना दिया तो बोल बेटा ये ए ये ए ये ए, तो ये इसमें नंबर ऑफ फेरे कितने रहे? एन बराबर 3। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैं जानता हूं आई इंटू ए होता है कि नहीं? ऑफ द कोइल इन ईच केस रिस्पेक्टिवली आर। करंट आई है बेटा, करंट आई है तो ध्यान से देखना इसका मोमेंट क्या होता है? आई तो है आई, और एरिया कितना होता है इसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया नहीं पता आप लोगों को? तो देख हाफ इंटू बेस कितना? बेस इंटू ए, और ये हाइट कितनी होती है? ये हाइट आ जाएगी बेटा ए स्क्वायर और ये a/2, तो आया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 दैट इज 3/4 ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा √3/2 और ए। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया बेटा √3/4 ए स्क्वायर। बोलो ये आया मैग्नेटिक मोमेंट, और इसमें फेरे कितने आएंगे? 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? आई, एरिया कितना है? ए स्क्वायर, फेरे कितने हैं? 3, तो ये आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो यार ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया √3 I A², 4 से 4 कट गया तो √3 I A², √3 I A² का एक ही था रे, खत्म, और 3 I A² ये रहा। भाई साहब मजा आ गया सर। हाँ, अगला देखो, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। एक v वेलोसिटी से पार्टिकल को क्या किया गया है? प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v, v बराबर k v e। बोलो आया कि नहीं आया? और k एक से छोटा है और v e है वो एस्केप वेलोसिटी है। सोच के देख, अगर वेस्को वेलोसिटी कर दे, k की वैल्यू 1 कर दे, k की वैल्यू 1 कर देगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर होगी, और एस्केप वेलोसिटी बराबर होगी तो पार्टिकल कहां चला जाएगा? धरती से। बोल भाई इनफाइनाइट पे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ सर इनफाइनाइट पे चला जाएगा। इसका मतलब देख, एक बात बताऊं, k की जगह 1 रख, देखना सरफेस ऑफ द अर्थ, द मैक्सिमम हाइट अबव द अर्थ रीच्ड बाय द पार्टिकल। ये धरती है, इससे ऊपर जो हाइट है ये हाइट कितनी हुई इसकी ये पूछ रहा है। अगर एस्केप वेलोसिटी दे दें तो बता ये इनफाइनाइट नहीं आ जाएगी क्या? तो सोच के देख बेटा, अगर तू इसमें और इसमें 1 रख दे k की जगह, तो बता ये वैल्यू इनफाइनाइट आ गई ना? तो पहला ऑप्शन है 10। हाँ सर, तो बेटा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकते, सोच के देख। हाँ सर, ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अबव द, लेकिन आंसर ए वन गलत दे दिया फिर इधर, कोई बात नहीं। क्लियर है क्या? हाइट अबव द पार्टिकल इज, ठीक। अब देखो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, यहां पे करोगे तो यहां पे बताओ कितना आएगा? G(m)(e)m/r प्लस हाफ mv² हाफ mv², तो इसका स्क्वायर कर दे भाई, तो यानी k² और ve का स्क्वायर क्या होता है? ve मैं जानता हूं कितना? 2 √2gm/r होता है कि नहीं होता? हाँ, तो बेटा ये हो जाएगा √2, तो इसके स्क्वायर कर देगा तो 2gm अपॉन बोलो r। क्लियर है क्या? हाँ, ये m ही होता है बराबर। अब बेटा जिस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है उसको क्या लिख देंगे? Gmem/h। बोलो r प्लस h नहीं होगा क्या? वो होगा ना? हाँ सर। अब देख बेटा, और वहां पे रुक गया तो बोलो काइनेटिक 0। अब देख me से me, me से me, me से me गया, तो यहां से बेटा सोल्व करके h निकाल लेना, और आंसर कौन सा आएगा? ये एक गलत दिया है, इन दोनों में से कोई एक h आएगा, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक ठीक, हाँ। अगला देखो, LCR सर्किट कंटेनिंग, हाँ भाई ये ध्यान रखें, एक LCR सर्किट है जिसके अंदर क्या है? ध्यान से देख, हाँ ये सर्किट है, ये कितना भाई? कैपेसिटर 40 ओम, रेजिस्टेंस 40 ओम, और कैपेसिटर है बेटा 80 माइक्रोफेरेड,
और बेटा कैपेसिटर ये है 40 ओम, और इंडक्टर है ये 5 मिली एम्पियर, 5 हेनरी का, ठीक। 230 वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऐसी सोर्स है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इज हाफ। अब ये रेजोनेंस सर्किट की बात कर दी बेटा इसमें जाने अनजाने में। वहां अगर तुझे याद हो जैसे जहां पे ये पावर पी होती थी, जो पावर हाफ का पॉइंट होता था, जहां करंट बोल याद कर आई नॉट बाय रूट 2 हुआ करता था, वहां पावर हाफ होता है कि नहीं होता, मतलब वहां पे जो फ्रीक्वेंसी आती है उसे क्या कहते थे, इस वाली फ्रीक्वेंसी को तो क्या कहते थे, ओमेगा नोट, और इन दोनों वाली को क्या कहते थे, डेल्टा ओमेगा। तो जो क्वालिटी फैक्टर था वो क्या होता था बेटा, एक्स एल बाई आर हुआ करता था क्वालिटी फैक्टर। और इसकी एक और वैल्यू जो आया करती थी वो आया करती थी अगर ज्यादा है, हाँ, बाय डेल्टा ओमेगा। बोलो हुआ करता नहीं था। इसने पूछा पावर फ्रीक्वेंसी टू बी, कहता है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, ये वाली और ये वाली का तुझे बात पूछी है। तो बेटा एक्स एल होता है ओमेगा एल, क्या होता है, ओमेगा एल बाई आर बराबर ओमेगा नॉट इंटू डेल्टा ओमेगा। तो बेटा ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट गया, तो डेल्टा ओमेगा कितना आ रहा है, डेल्टा ओमेगा आ गया बेटा आर बाई एल। तो आर कितना है 40, एल कितना है 5, तो बेटा कितना आ गया 8। इसका मतलब है डेल्टा ओमेगा 8 आ गया, यानी उन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना 8। तो बेटा इन दोनों को करके देख, 42 और 58 का डिफरेंस कितना है सर, 8 आ रहा, क्या नहीं आ रहा, इसका 8 नहीं, इसका भी 8 नहीं, 46 और 54 का बोला 8 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें तुम्हें डेल्टा यानी जिसको ये पता था कि जहां पे पावर हाफ कहां होती है वो रेजोनेंस सर्किट में होती है, वो बच्चा इसको कर सकता था। खैर अगला अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मुझे पहले से याद है, मैं बता देता हूं क्या पूछा इसने। इसने ये कहा है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, आर रेडियस का है और टी टाइम में कर लेता है, तो बता रफ्तार कितनी उसकी, तो वो होगी 2 पाई आर बाई टी। बोलो होगी कि नहीं होगी। अब कहता है इसी रफ्तार से प्रोजेक्टाइल मोशन कराई यू से, ये यू मान लेते हैं इसकी, और थीटा से, तो मैक्सिमम हाइट जो पहुंची वो कितनी है 4r। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h, यानी इस h मैक्स का वैल्यू 4r, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। बोलो पूछा कि नहीं पूछा, तेरे पास 4r है, यू स्क्वायर की वैल्यू रख दे और बेटा साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले, इसने यही पूछा है। तो बोलो यहां से साइन थीटा स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 2g4r, 2g4r अपॉन बोलो यू स्क्वायर, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट 2g4r अपॉन यू स्क्वायर, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रहा है 4, यू स्क्वायर की 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो बोलो टी स्क्वायर, तो यहां से देख बेटा 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आया अंडर रूट 2g टी स्क्वायर, 2g और ये आर से आर स्क्वायर गया 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर बाय आर। ये बेटा साइन थीटा की वैल्यू आई, तो यानी साइन इनवर्स कितना हो जाएगा फिर, ध्यान से देख 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर, ये एक आ जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है क्या, बहुत सिंपल प्रश्न था, कर सकता था। हाँ अगला देख, अगला देख 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज 22, ध्यान रख कितनी है बेटा 27 ड्रॉप्स, 27 ड्रॉप है छोटी छोटी, वो सेम साइज की हैं और उनको चार्ज किया गया, हर एक को कितना वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट। तो एक मान लो ये थी, उसकी रेडियस कितनी r, तो बोलो के क्यू बाई आर बराबर कितना 220 वोल्ट। बहुत बढ़िया। दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, उनको बड़ी ड्रॉप बना दिया, तो बेटा बड़ी ड्रॉप बनेगी तो उस बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 4 बटा पाई आर क्यूब बराबर मान ले, और उस सभी का वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो बेटा अब तुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर में, तो 4/3 से 4/3 गया, क्योंकि सारी बूंद मिलेंगी तो कांस्टेंट रहेगा पानी, तो यहां से आर कितना आ गया आर क्यूब ले ले 3r। बोलो आया कि नहीं आया। तो बेटा उस बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई 3r। बोलो आया कि नहीं आया, आया ना। तो कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ध्यान से देख उनका जो चार्ज है ये बता क्या 27 गुना नहीं हो जाएगा, इस क्यू की जगह 27 क्यू नहीं लिखना पड़ेगा क्या, चारों को मिला दे तो 400 कंबाइन हो गया ना। हाँ सर, तो अब सोच के देख ये कर दे 3 नम 27, तो ये हो गया 9 के क्यू बाई आर, और बेटा के क्यू बाई आर की वैल्यू 220 थी, इसको 220 से मल्टीप्लाई करते, 220 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1980 आएगा, आंसर नंबर 1। बोलो क्लियर है क्या। हाँ ठीक, 3-4 प्रश्न हो रहे हैं भाई, डरने की जरूरत नहीं है। 45 नंबर, ओहो ये प्रश्न इतना आसान, मैं फिर पढ़ाता हूं कि भाई अगर तुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो तुझे एक ऐसी कोइल होती है जिसको प्राइमरी कोइल मानते हैं, ये वाली कितनी है R2 और ये वाली कितनी है R1, और ये बहुत छोटी लग रही है, ध्यान रखना। मैंने कहा था म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का मतलब यही होता है बेटा जिस के अंदर निकालना है φ2 और वो बेटा m, और बेटा करंट I प्राइमरी में होना चाहिए, ये मतलब होता है, और m निकालना है, ठीक।
अब तुझे प्राइमरी कॉइल चुनना पड़ेगा, ऐसी कॉइल चुनो जिसमें फ्लक्स निकालना आसान हो। ठीक, फ्लक्स निकालना आसान हो। तो देखिए ये बहुत छोटी है ना, इसलिए कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसमें आई भेजी करंट, आई इसमें आई, तो बेटा इसके अंदर जो फ्लक्स आएगा वो आएगा बी इंटू ए। तो बी क्या होगा इसके सेंटर पे? सेंटर पे होता है म्यू नोट आई बाई 2r1। ये बेटा इस बाहर वाली कॉइल में करंट भेजी तो उसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? बी इंटू एरिया कितना? पाई r1 का स्क्वायर। ना सर r2 का स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाली से फ्लक्स चाहिए ना, अंदर वाली से फ्लक्स चाहिए, तो इसका एरिया इंटू अंदर मैग्नेटिक फील्ड वो इतना इंटू, और बराबर बोलो m और i1 कितना? आई, तो आई से आई मार्क दिया, तो बोलो भाई m है वो बिटवीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो म्यू नोट ये होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r2 के स्क्वायर अपॉन r1। ठीक है, तो r2 का स्क्वायर और अपॉन 1। तो बोलो पहला आंसर आया कि नहीं आया? बहुत ऐसी ही कोई चुन जिससे तुझे फ्लक्स निकालना आसान हो। 47 नंबर, अच्छा प्रश्न है, और मैं फिर बता देता हूं क्या है, सिंपल, ध्यान से देख। ये कहता है कि यूनिफॉर्म रोड ऑफ 200, ये बेटा कितनी है टोटल? 200 सेंटीमीटर की है, एंड मास 500 केजी, 500 ग्राम। ठीक है, 500 ग्राम मास है, इसका मतलब है आधा केजी है। कितना है? आधा केजी मास है। तो इसका मास कहां होगा? सेंटर मास में होगा यहां से। तो यहां से कितना दूर होगा बेटा? 100 सेंटीमीटर। ठीक, कहता है ऑन ए वेज प्लेस, इस वेज पे रखा गया है। ठीक है, 44 मार्क है, इसका मतलब है ये वाली दूरी है बेटा 40, 20, और ये वाली दूरी कितनी है? 40। बहुत बढ़िया, तो ये वाली कितनी? 20, तो ये वाली कितनी? बल ये 100, ये 40, तो बोलिए 60 नहीं हुई क्या? और ये वाली दूरी कितनी? ये 160 है, तो ये वेज 40 पर है, तो बोलना 100 नहीं, हाँ 60 है और ये 40 है, तो बोलो 120 हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। अब कह रहा है मास 2 kg सस्पेंड कर दिया और रोड 20 सेंटीमीटर हो गया इससे, एट 20 सेंटीमीटर अदर अननोन, और एक मास m है बेटा, इसको इधर कर दिया 160 मीटर। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रोड इन, भैया अगर ये रोड इक्विलिब्रियम है तो सोच के देखिए, ये मास इसको इधर घुमाएगा और ये इसका सेंटर ऑफ मास है वो इसको इधर घुमाएगा और ये भी इधर घुमाएगा, तो इन दोनों का टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर कर दो, तभी तो नहीं घूमेगी ना। हाँ सर, तो इसका टॉर्क क्या होता है? F इंटू आर, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है? 2 kg है, तो 20 इंटू, इससे दूरी कितनी है परपेंडिकुलर? 20। ये तो बेटा इसका टॉर्क है, इसका टॉर्क इधर, और ये बराबर कर दो उधर वाले टॉर्क के, तो उधर वाला टॉर्क देखना आधा kg, तो हाफ mg कितना? 10। ठीक है, और दूरी कितनी है भाई इससे? ये 60 है यहां से, तो ये 20, तो ये दूरी ये 100 है पूरा, सेंटर मास है, सेंटर मास पे तो घुमाएगा ना इसको, तो बेटा ये है 40, तो बोलो 60 आएगी नहीं आई? तो इंटू बोलो 60, ये इसका टॉर्क, और उसका टॉर्क है बेटा mg, और दूरी कितनी? दूरी ध्यान से देख, ये 160 और ये 40, तो 120 हुई ना, तो बोलो कितनी? 120। ये F इंटू आर नहीं होता क्या टॉर्क? R इंटू एफ, और साइन थीटा होता है साथ में, सबका फोर्स नीचे और दूरी ऐसे, तो 90 डिग्री है, तो बोलो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/3 kg आएगी, या इसमें तो आंसर 3 दे रखा है, मुझे नहीं पता, इसको m कैलकुलेट कर लेना भाई, आराम से आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके नेक्स्ट। हाँ, अच्छा प्रश्न, शानदार, धमाकेदार, मजेदार। देखो क्या कह रहा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। इससे यहां पे क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब है बेटा कि 30 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। रखी कि नहीं रखी? हाँ सर। अब बेटा 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो ये 60 पे, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। अरे रखा है कि नहीं रखा? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो बता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनाएगा, तो बेटा ये यहाँ से जो आएगी वो इमेज कहाँ बनेगी? इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, चूंकि 40 है, तो बोलो इधर कहाँ बनेगी? 20 बनेगी। अगर ये नहीं होता तो बोल यहाँ बनती कि नहीं बनती? बिल्कुल। अब ध्यान से देख, अगर वर्चुअल इमेज है क्या है? वर्चुअल, सोच के देखना, ये यहां बन गई, लेकिन चूंकि ये मिरर आ गया ना पहले, तो बताओ ये वाली इस मिरर के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी? ऑब्जेक्ट। चूंकि ये 20 है, तो बताइए 20 ही इधर बना देगा कि नहीं बना देगा? हाँ सर। तो ध्यान से देख, अगर इमेज रियल है तो बेटा ये हमेशा इमेज कैसी बनाएगा? वर्चुअल। और बेटा अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी बनाएगा? रियल बनाएगा। इसका मतलब है बेटा इसकी बनेगी कहां पर? यहां पे। अब बता, ये वाली इमेज इस प्लेन मिरर ने यहां इमेज बना दी, तो बता अब इसके लिए फिर से ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो बता इस बार u कितना? ध्यान से देख, u कितना? इधर ले, तो बेटा ये इधर 40 40, तो बता -20 आया कि नहीं आया? अरे बोल। और f कितना आया?
एफ आएगा बेटा, इस बार एफ ले ले, तेरी पॉजिटिव लेनी है तुझे तो बोलो एफ कितनी है, 30 है कि नहीं है। तो बता 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो बोलना यहाँ से v नहीं निकालेगा क्या, तो v निकालेगा ना, तो बेटा वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी ए रियल इमेज। बिल्कुल रियल होगी क्या, ना सर। क्लियर है, सोच ले। अब कहता है a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens at a distance 40 centimeter from it। 40 सेंटीमीटर इससे इधर रख दिया है, ठीक। द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, फाइनल इमेज कहां बनेगी ये देखनी है। तो बेटा यहां से v निकाल लेना, यहां से v निकाल लेना, और आंसर दे रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 20 सेंटीमीटर बनेगी, इट वुड बी ए रियल इमेज। तो अगर तुझे तीसरी इमेज पूछी है फाइनल, तो बोला ये होगी रियल इमेज, बन गई 20 सेंटीमीटर बन गई इसके इधर। लेकिन इससे भी अगर तुझे पूछना चाहे तो बताओ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, तो आप इसे रख लेना, ये आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा फ्रॉम द लेंस एंड इट वुड बी ए रियल इमेज। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी वर्चुअल इमेज, ठीक। तो दूसरा आंसर हो जाएगा आराम से, ये 20, तो बताओ 20 इधर बनेगी नहीं, ये 40 है, तो बताओ ये भी कितनी होगी, 20 होगी कि नहीं होगी, तो दूसरा इज राइट आंसर, ठीक। 49, हाँ ये देख रहे, कह रहा है कि एक कार स्टार्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट करती है यहां से u बराबर 0, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 4 t इक्वल टू 4 सेकंड। तो बताओ रफ्तार कितनी होगी सर, u प्लस 80, तो बोलो 5 और 4 20, तो यहाँ पे रफ्तार कितनी है कार की, 20 मीटर पर सेकंड, बोलो है कि नहीं है, हाँ। अब बॉल इज ड्रॉप, अब कार की रफ्तार कितनी है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड, और जब आप चलती हुई कार से कोई चीज को ड्रॉप करते हो ना, तो वो उस कार की गाड़ी की वेलोसिटी लेके निकलती है, लेकिन एक्सेलरेशन लेके नहीं निकलती। तो बेटा इस बॉल को जैसे आपने ड्रॉप किया तो नीचे की ओर आपने रफ्तार कितनी दी, ड्रॉप कर दी 0, लेकिन कार ने इसकी रफ्तार दे दी इसको कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। अब तू सोच के देख, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं हो गया क्या, बताइए, जाएगा ना, बोला आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। कहता है विंडो अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकंड। ये 4 सेकंड पे किया तुमने, तो इसके 2 सेकंड बाद में, तो बेटा 2 सेकंड बाद में क्या ये ग्रेविटी नीचे लग रही है, ये ग्रेविटी इसकी स्पीड बढ़ा देगी कि नहीं बढ़ा देगी, हाँ सर। तो ये ले v बराबर u प्लस जी टी, तो u 0 और प्लस ये वैल्यू 2 इंटू 10, तो बोलो कितनी आई, 20 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई, अरे भाई आई ना, हाँ सर आई। तो 20 मीटर पर सेकंड आई, तो बेटा ये 6 सेकंड बाद में इधर तो 20 कभी नहीं बदलेगी क्योंकि एक्स डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन नहीं है, इधर 20, तो बता आंसर कितना आया, 20√2 आया कि नहीं आया, 20√2 का एक ही आंसर है ना, रे एक है, और बोलो जी कितना रहेगा 10, तो पहला इज द राइट आंसर, पहला इज द राइट आंसर। लास्ट सवाल नॉट द लिस्ट सवाल, बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिंपल मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से देखना, इसके बाद कई लोगों को समझ में नहीं आएगी प्रश्न क्या है। गिवन सर्किट है, इनपुट सिग्नल दिया हुआ है, तो बताओ आउटपुट कैसा होगा। देखो बेटा ये ए है, ये ए की वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और ये बेटा सी का वैल्यू है। आप ध्यान से देखना, टाइम देखो कहां कहां है, 0 से लेके t1, ठीक है, टाइम ए बी और सी, ठीक है, हाँ सर, बहुत बढ़िया। और बेटा t1 से t2, और t2 से t3, और t3 से t4, ऐसे करके आप बताओ t4 से t5 ऐसे कर लोगे। अब आपको वैल्यू लिखनी है, बता 0 से t1 a कितना है 0, और b कितना है ये भी 0, और c कितना है ये देखो ये वैल्यू 1 है इसकी। अब यहाँ तो 5 लिखी हुई है बेटा, बाइनरी सिस्टम में हमेशा याद रखना 1 और 0 ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब t1 से t2 की बात करें तो बता a की वैल्यू कितनी 1, b की फिर 0, और बता c की कितनी फिर 0, नहीं ए सी की कितनी 1। ऐसे बताओ सारी टेबल बना सकते हो, एक और बनाता हूँ, t2 से t3, t2 से t3 ए तो कितना हो गया 0, और b कितना हो गया 1, और c कितना हो गया ये देखो 1, तो बोलो कितना हो गया 1। ये बात है, ऐसे टेबल बना लेना। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा है, एंड है, तो बेटा यहाँ का इनपुट है वो क्या है a डॉट b, ये क्या है नैंड है, तो ये होता है बेटा a डॉट b का ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, ए डी मॉर्गन लॉ से बताओ ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो बेटा ये क्या और, तो ये क्या आएगा ए डॉट बी प्लस ए प्लस बी। बताओ फाइनल आंसर ये नहीं आएगा क्या, तो बेटा इसके बाद में आप इसका जो आउटपुट लिखो ना, इनकी पूरी टेबल बना लेना, और इसका आउटपुट लिखोगे, वो आउटपुट कैसे सेट करोगे, ए डॉट बी प्लस ए बार प्लस बी बार। क्लियर है क्या सर, सी तो है ही नहीं, अरे एक मिनट सी भी है, तो बेटा ये ए ये बी, ये ए ये बी और ये सी, तो ये पता है क्या होगा, ये होगा बी सी डॉट का नैंड, और इसका मतलब है
बी प्लस सी, ठीक, ये वेक्टर नहीं लगाना है, तो ये बी प्लस सी होगा, तो ये होगा बेटा बी और ये सी। तो इसका जो आउटपुट है ना वाई, वो क्या आएगा बेटा, ए डॉट बी प्लस बी और सी, ये आएगा। तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू है ना, इसमें पुट करना। जैसे पहले का आउटपुट निकालूंगा, ए का 0 और बी का 0, तो ये 0 प्लस बी का उल्टा तो कितना हुआ 1, और बेटा सी का उल्टा कितना 0, तो आंसर कितना आया 1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, पहले वाले का आउटपुट वाई 1 आएगा। 1 का मतलब ऑन है स्विच, मतलब 5। फिर दूसरे वाले में निकालो, ए और डॉट बी करोगे तो बोलो इसका तो 0 आ गया, हाँ सर। और बी का उल्टा करो तो बेटा 1, और सी का उल्टा कितना करो 0, तो फिर 1 आ गया, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1। इसका करो ए बी, तो फिर क्या है 0 है, तो बेटा 0 रहेगा, हाँ। तो बेटा ए डॉट बी 0, ठीक है। अच्छा फिर ध्यान से देख, तीसरे वाले में T2 से T3, T2 से T3 देखोगे तो ए 0 बी 1, और बोलो ओहो 2 से 3 बेटा 0 ही है रे, ये गलत लिख दिया हमने, ये 0 ही है। तो बेटा बी डैश करोगे तो बी डैश कितना आ जाएगा, ऊपर डैश है, तो बताओ कितना आ जाएगा 0, और उसका कितना आ जाएगा 1, तो इसका भी कितना आएगा 1। ऐसे करके आप सबकी लिस्ट बनाओगे ना, तो इस y की वैल्यू सब में क्या आएगी, ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, बूलियन अलजेब्रा बना, इसका सबका 1 1 1 आएगा। इसका मतलब है सब 5 वोल्ट पे आएंगे, तो ये ग्राफ जो ना एक स्ट्रेट लाइन सीधा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि आप कैसे, लास्ट वाला पर्सन मैंने जल्दी में किया है, आप ध्यान रख लें और इस चीज़ का पूरा बिल्कुल ध्यान रखें। तो आई होप यू वुड हैव टेकन दिस इनटू राइट डायरेक्शन। बाकी चीज़ों के लिए हम फिर मिलेंगे कभी। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।